ठीक है। सो माई सेल्फ सीए अनाहिता जैन, आई वेलकम यू ऑन टूडेज सेशन। ठीक है, तो आज का हमारा मेंटरिंग सेशन है, एक गाइडेंस। ठीक है, और एक मतलब गपशप कह लो, लॉ से रिलेटेड गपशप कह लो, एंड जो भी आपके डाउट्स है एक थोड़ा आपको प्लान मिल जाए, है ना, कि कैसे पढ़ना चाहिए। है ना, आप पढ़ तो रही हो, अब आपके काफी मेजोरिटी यहाँ पे बच्चे हैं, है ना। दो तरह के बच्चे होंगे, या जिन्होंने फर्स्ट टाइम देना है मे में, है ना, या जिन्होंने पहले दे दिया उन्होंने फिर से देना। मेजोरिटी यहाँ पर वो बच्चा है जिन्होंने अभी पहला फर्स्ट अटेम्प्ट देना है अभी मई में। है ना, तो आप सबकी तैयारी तो अभी चल रही होगी लॉ की। है ना, लॉ की तैयारी तो आप सबकी अभी चल रही होगी। तो है ना, अगर कुछ आप उसमें कुछ अपना कुछ और इनपुट डाल के, है ना, उसको थोड़ा और इजी बना सकते हो पढ़ाई को थोड़ा सा। अगर मेरी कोई भी एक जितनी भी देर का सेशन, उसका एक पॉइंट भी अगर आपको कुछ अच्छा लगे ना, वो आप अप्लाई कर सकते हो सकता है कुछ आपको हेल्प मिल जाए उसमें। ठीक है जी, अब मैं ना एक एक करके पहले पिक करना चाहूंगी। एंड बच्चों, इंटरेक्टिव सेशन है, इंटरेक्टिव सेशन है, और ये एक तरह से चाहे 1-to-1 सेशन लगा लो, है ना, कुछ भी लगा लो, ताकि जिसके इंडिविजुअल भी प्रॉब्लम्स है वो भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा मैं एक एक करके पूछना चाहूंगी कि आपको मेन क्या जानना चाह रहे हो। ठीक है, कुछ तो कॉमन टॉपिक्स हैं जो मैंने पिक करने, देखो कि एक तो लॉ को पढ़ना कैसे होता है। ठीक है, एंड आपको उसमें आंसर्स वगैरह कैसे लिखने होते हैं। ठीक है जी, और एक मतलब ये भी कला है, टैलेंट है ना, हर सब्जेक्ट की अपनी एक कला है, टैलेंट है कि उसको कैसे पढ़ना होता है। ठीक है, एंड कुछ बच्चों ने जैसे अभी जैसे स्पेशली जिनका अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है ना, जो ओल्ड सिलेबस में दे रहे थे, आपको पता है ना, ओल्ड सिलेबस का वो लास्ट अटेम्प्ट था जो भी पीछे हुआ था। अब फर्स्ट अटेम्प्ट है न्यू सिलेबस वाले अटेम्प्ट का। तो मैं वो चेंजेस भी बताना चाहूंगी कुछ बच्चों को, जो कुछ कह रहे हैं कि मैम हमें पता नहीं चल रहा क्या चेंजेस वगैरह है, तो वो भी बताना चाहूंगी। तो अब आप एक एक करके मुझे बताओ कि आपका मेन कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो ताकि वो मैं भी एक जगह नोट डाउन करके हम एक एक करके फिर पिक कर ले। है ना, कुछ कॉमन क्वेरीज होंगी, कुछ अलग अलग होंगी, फिर वो एक एक करके उठाते जाए। हाँ जी, सबसे पहले इधर खुशी, खुशी पे आते हैं। खुशी, आप हो इधर? ठीक है। हाँ जी, एक एक करके हम आते हैं। ठीक है, अनम्यूट करके आप मतलब जो भी पूछना चाहते हो आप वो टॉपिक बता दो, ताकि वो कॉमन सबके होंगे, वो एक एक करके पिक कर लेंगे फिर हम। हाँ जी, खुशी है इधर? खुशी, अच्छा, भरत ने भी कर लिया ज्वाइन। ठीक है, अच्छा चलो, वेलकम भरत, वेलकम, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एंड बच्चों इंटरेक्टिव सेशन देगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना आप बताओ। ठीक है, अच्छा, रिद्धि है यहाँ पर, एक एक करके बताते जाओ बच्चों कि क्या आप मेन यहाँ पे मेरे से जानना चाह रहे हो, मतलब क्या मेन पॉइंट है। हाँ जी, रिद्धि है यहाँ पे? रिद्धि, हाँ जी, बोलो रिद्धि। अच्छा, आप चैट में लिख रहे हो? अच्छा, मैंने देखा नहीं नीचे, रुको। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे अच्छा बच्चे ने आंसर, खुशी ने दी हाउ टू राइट आंसर मैम। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन वाले पार्ट में बताऊंगी। सेक्शन रिद्धि ने पूछा है, सेक्शन लर्न करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस पे भी आऊंगी। ठीक है, टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है, गुड मार्क्स वगैरह कैसे लाएंगे, और बताओ। ये उसी में, यही मेन हमारा सेशन का हिस्सा है ना, कि सेक्शन सब लर्न करने हैं नहीं करने हैं, आंसर कैसे लिखना है, अच्छे मार्क्स और कैसे ला सकते हैं, और कुछ बताओ जरा। यहाँ पे भरत है, दीपिका, हर्षप्रीत, अभिषेक। हाँ जी, बोलो अभिषेक, आप क्या जानना चाह रहे हो मेन यहाँ पर? ठीक है, आनंद ने भी ज्वाइन कर लिया यहाँ पर। हाँ जी, बोलो। अच्छा, कि लॉ अगर स्टार्ट करना है तो कहाँ से कर सकते हैं? ठीक है जी, ठीक है, इस पे भी मैं आऊंगी। और बताओ, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और बताओ जरा यहाँ पर और कुछ जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलो फिर अब हम ना स्टार्ट करते हैं। जो भी आपने टॉपिक्स बताए हैं आज वाले सेशन में सब वो कवर हो जाएंगे। कुछ फिर भी कुछ इंडिविजुअली रहता होगा, आप मुझे मैसेज कर दो या अपना अनम्यूट करके मेरे को बता दो। ठीक है जी, तो चाहे आप बेशक फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आपने पहले पेपर दे दिया है, कुछ जनरल सी चीजें हैं कि अगर हम ध्यान रखें ना, और मतलब चाहे आपने अभी स्टार्ट करनी है या अभी कर चुके, या अभी बीच में है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आओ जरा। ठीक है, मैं एक फाइल ओपन करूंगी, और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि लॉ को पढ़ना कैसे चाहिए सबसे पहले तो। ठीक है, लॉ को सबसे पहले पढ़ना कैसे चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे हैं कि सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है जी, सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कोई कुछ कोचिंग ले रहा होगा या कुछ भी है, ये तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि हमने कोचिंग लेनी लेनी होती है, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं होता। पर एक कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं हमने सेल्फ स्टडी करना है। बच्चों, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट। कोचिंग भी तभी आप लो अगर आप
अलग से टाइम सेल्फ स्टडी के लिए दे पा रहे हो, तभी फायदा होता है कोचिंग का भी। ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मैंडेटरी होती है कोचिंग वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। अगर खुद पढ़ पाओ, बच्चे कोचिंग पता है क्यों लेते हैं? क्योंकि हम ना, हमारे को एक सिर पे ना डंडा चाहिए होता है डेली, है ना, कि हमारे को एक सिर पे डंडा चाहिए होता है कि एक ना, चलो हमने फीस भर दी है, कुछ भर दिया उसके डर से कि यार पेरेंट्स से फीस लेकर दी है, कि चलो एक ना डेली हमारा रूटीन बन जाएगा। एक रूटीन बनाने के लिए बच्चा एक कोचिंग लेता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप खुद नहीं कर सकते, कर सकते हो खुद भी। एक आपका डेली का रूटीन, जैसे कुछ बच्चे एक ग्रुप देते हैं, कुछ बोथ ग्रुप्स देते हैं, कई जॉब कर रहे होते हैं साथ में या कुछ कर रहे होते हैं ना, एक गाइडेंस की जरूरत होती है ना, एक आपका थोड़ा ना इजी हो जाता है काम कि कैसे पढ़ना है, एक वो गाइडेंस मिल जाती है। ठीक है जी। तो आओ जरा एक बार देखें, आपको थोड़ा सा एक बार सिलेबस का बताती हूँ। ठीक है, स्पेशली कुछ बच्चे यहाँ पर भी ये हैं कि जिनका अभी शिफ्ट हुआ है ना, किसमें, ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में। तो वो स्पेशली मेरे से वो मैसेजेस काफी आ रहे थे कि मैम वो बता दो कि बेसिकली कहाँ पे है चेंज, है ना। तो आओ जरा एक बार आपको लॉ का एक बार आपको सिलेबस बताऊं। ठीक है, फिर हम सेकंड क्या करेंगे, पढ़ना कैसे है, प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर्स। ठीक है, एंड जो भी और डाउट्स रहेंगे वो पिक करें। ठीक है, एंड बच्चों इंटरेक्टिव सेशन है, आपकी भी पार्टिसिपेशन अच्छी रहेगी अगर आप पार्टिसिपेट भी करोगे साथ साथ, है ना। अच्छा, और किसका मैसेज आया है? हाँ हाँ, ठीक है भरत, आओ जरा। ठीक है, आपको स्क्रीन विजिबल है बच्चों? विजिबल है स्क्रीन सबको? यस मैम। चलो जी। चलो मैं एक बार, चलो जी, मैं आपको पहले ना सिलेबस के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद पढ़ना कैसे है, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे कोचिंग ले रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो चीजें सब अप्लाई कर सकते हो उसमें। ठीक है, सेल्फ स्टडी मस्ट है, चाहे कोचिंग लो ना लो, सेल्फ स्टडी बच्चों मस्ट है। ठीक है, और ये चीजें जो भी आज डिस्कस करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, आओ जरा एक बार पहले आपको सिलेबस बताओ। ठीक है, तो ये आपका लॉ का कॉर्पोरेट लॉ जो आपका इंटर में, ठीक है, सीए इंटर न्यू सिलेबस का जो ग्रुप 1 में, ठीक है, पेपर नंबर 2 है ना, यहाँ पर हमारा उसका इधर पूरा सिलेबस आपको मैंने बताया हुआ है, ये देखो जरा। ठीक है, आपका पूरा जो लॉ का सिलेबस है बच्चों, उसको ना डिवाइड किया हुआ है, इधर देखो जरा, दो पार्ट्स में, कॉर्पोरेट लॉ एंड इधर अदर लॉज। ठीक है जी। और इधर कॉर्पोरेट लॉ में बच्चों देखो इधर क्या है, कॉर्पोरेट लॉ में आगे क्या डिवाइड किया हुआ है, इधर आपका पूरा कंपनीज एक्ट, अगर आपको देख पता होगा ना, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है या जिन्होंने नहीं भी किया हुआ, ये देखो आपका पूरा सिलेबस दो हिस्सों में डिवाइड हो रखा है। ठीक है, या अगर और डीपली बताऊं तो तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट आता है। ठीक है, ये आपके ओल्ड सिलेबस में भी था बच्चों। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो वहीं आप मेरे को बेशक रोक देना। ठीक है, कंपनीज एक्ट आपके पुराने सिलेबस में भी था और अब भी है। तो इसमें चेंज क्या हुआ है, बच्चे कह रहे थे कि कंपनीज एक्ट में देखो बहुत सारे चैप्टर्स है ना हमारे, उसमें एक नया चैप्टर जो ऐड हुआ है, ये हुआ है फॉरेन कंपनी ऐड हुआ। ठीक है, फॉरेन कंपनी ऐड हुआ है, तो आपको एक बार कंपनीज एक्ट का ये देखो, हमारे कितने चैप्टर्स हैं ये, 10 चैप्टर्स है ये देखो। प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन प्रोस्पेक्टस शेयर कैपिटल, ये ना आपके कंपनीज एक्ट कितने चैप्टर्स हैं, 10 चैप्टर होते थे पहले, ये वाला नया ऐड हुआ है यहाँ, फॉरेन कंपनी। ठीक है, फॉरेन कंपनी हमारा इधर ऐड हुआ है। ठीक है, एक बार मैं इसको, ठीक है, इसको स्टार या लिख लो, अगर आपको लिखना है आप बेशक इसको लिख भी सकते हो कहीं पे। फॉरेन कंपनी आपका ऐड हुआ है यहाँ। ठीक है, 10 चैप्टर पहले भी थे अब भी है, ओल्ड सिलेबस में फॉरेन कंपनी आपका ऐड हुआ है देखो। ठीक है, यही मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि फॉरेन कंपनी आपने ना फाइनल में था ये वाला चैप्टर, अब यहाँ पे हो गया इंटर का पार्ट बना दिया। ठीक है, और क्या, ये जो ग्रीन कलर है ना बच्चों, ग्रीन कलर, ये मतलब आपके न्यूली एडेड टॉपिक्स है। ठीक है जी, और उसके बाद देखो इधर एक आपका एलएलपी एक्ट, ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, ये फाउंडेशन में था अब भी है। ठीक है, एंड अब आपको यहाँ पे भी ऐड, एंड अब यहाँ पे भी ऐड कर दिया। स्क्रीन रिकॉर्ड कर देता, वॉइस भी रिकॉर्ड होती है। एक मिनट, ये किसकी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, किसका कोई डाउट है यहाँ पर? चलो फिर हम चलते हैं अपना।
ठीक है। मैं इधर क्या बता रही थी, आपका पूरा लॉ का सिलेबस इधर कॉर्पोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट है, जिसमें ये ऐड हुआ है बच्चों फॉरेन कंपनी, जो फाइनल में था, अब इधर आ गया। और एक आपका एक पूरा फुल फ्लेज एक एक्ट ऐड हुआ है, कौन से वाला, एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। ये फाउंडेशन में भी है और आपका इंटर में भी है। बस थोड़ा फाउंडेशन में बेसिक लेवल होता है, ठीक है, जो आप जिन्होंने दिया है फाउंडेशन का उनको पता है। तो एक ये ऐड हुआ है हमारा। फिर आपका अदर लॉज है। अदर लॉज में ना दूसरे तरह के एक्ट है, कंपनीज एक्ट एलएलपी के अलावा बाकी एक्ट दे रखे हैं, जैसे कि ये आपका पहले भी था सिलेबस में, जनरल क्लॉजेज एक्ट, और अब भी है। ठीक है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है, ये आपका ओल्ड सिलेबस का पार्ट भी था और अब भी है। ये दो बेसिकली वो वाले एक्ट है जिसमें बताया होता है कि लॉ को कैसे पढ़ते हैं समझते हैं, है ना, ये चीजें। और आपका अदर लॉ में एक जो नया चैप्टर ऐड हुआ, देखो वो कौन सा है, फेमा है, जो फाइनल में होता था, अब यहाँ पे डाल दी। ठीक है। तो देखा जाए मोटा मोटा ये फॉरेन कंपनी, एलएलपी एक्ट और फेमा, ठीक है, ये ऐड हुए हैं तीन। ये तीन चैप्टर्स या एक्ट बोल दो, ये वो ऐड हुए हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट में फॉरेन कंपनी, एलएलपी एक्ट और फेमा। ठीक है। और अगर वेटेज की बात करें, वेटेज की बात करें, 100 नंबर का है आपका पूरा ये पेपर। ठीक है। आपका ये कंपनीज एक्ट और एलएलपी, 70 मार्क्स की वेटेज है आपकी इसकी, पूरे कंपनीज एक्ट की और एलएलपी की। और अदर लॉस कितने मार्क्स के, 30 नंबर के। और जो बच्चों ने अभी पेपर दिया था, ठीक है, ओल्ड सिलेबस में, दो चैप्टर आपके उसमें से कट हो गए। ठीक है। बड़ी खुशी मिलती है जब पता चलता है कि कुछ टॉपिक्स डिलीट भी हुए हैं। ठीक है। एक आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिलीट हुआ है, और एक आपका कौन सा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका डिलीट हुआ है। तो ये दो एक्ट थे, ओल्ड सिलेबस में थे। ठीक है। अब क्या हो गया, ये डिलीट हो गया है हमारे उससे, न्यू सिलेबस से। ठीक है। कुछ भी डाउट हो आप साथ साथ पूछ सकते हो। ठीक है। हाँ जी, समझ आ रहा है सबको। तो ये आपका एक सिलेबस का ओवरव्यू दे दिया, जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम भी पढ़ना है, या अभी ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में पढ़ना है, या अभी पढ़ रहे हैं। तो अब आपको ये दो चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, ये हट गए आपके सिलेबस। ठीक है। हाँ जी, सबको ये समझ आ रहा है कि नहीं, चलिए आगे फिर। बोलो जी, बोलो बच्चों। चलो, यस मैम। अब आपको ना, मैं ये देखो कंपनीज एक्ट का भी आपको मैंने बता दिया कि इसमें आपके 10 चैप्टर थे, एक नया ऐड हुआ है, कौन सा, ये आपका फॉरेन कंपनी। ठीक है जी। तो अगर अब आपको, जैसे कुछ बच्चों ने अभी फिर से पेपर देना है ना, वो पूछे थे चेंजेस का। तो एक तो ये 3 चैप्टर्स आपको नहीं करने हैं, दो तो ये एक्ट हो गए, एलएलपी और फेमा एक्ट, और एक ये नया चैप्टर हो गया फॉरेन कंपनी। अब बच्चे पूछे थे कि मैम इंटरनल कौन सी चेंजेस है। बच्चों इंटरनल कुछ कुछ चैप्टर्स में उन्होंने ऐड ऑन किए हैं चेंजेस, मतलब ऐड एडिशंस किए हैं, है ना, जैसे कुछ सेक्शन ऐड कर दिए, कुछ रूल्स ऐड कर दिए। तो मैं वो भी आपको अगर बताना चाहूँ तो एक बार कंपनीज एक्ट वाले पे आओ। ये देखो, मैंने दो चैप्टर हाईलाइट किए हुए हैं इधर, कौन से, इनकॉर्पोरेशन और एक चार्जेस। ठीक है जी। तो आपके चार्जेस में ना दो सेक्शन ऐड हुए हैं, सेक्शन 81 और कौन सा, 85। तो ये दो चैप्टर आपके ऐड हुए हैं किसमें, चार्जेस वाले। ठीक है जी। तो जो बच्चे अब फिर से पेपर देना है जिन्होंने, या जैसे भी है ना, वो पूछ रहे थे, उनकी मेजर ये क्वेरीज थी, तो 3 चैप्टर तो नहीं करने ही करने हैं। कंपनीज एक्ट में जो मेजर चेंजेस आए हैं, कंपनीज एक्ट में जो इंटरनल चेंजेस है, एक तो चार्जेस में आए, ये दो सेक्शन है, छुटपुट है बिल्कुल, दो छुटपुट से सेक्शन है, वो ऐड हुए हैं। ठीक है। और जो मेजर चेंजेस आई है ना जिस चैप्टर में, वो है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में बहुत चीजें ऐड हुई हैं, सेक्शंस के अंदर रूल्स ऐड हुए हैं। तो ये दो चैप्टर है। अगर मैं बोलूं कि इंटरनल जिसमें मेजर चेंजेस हुई हैं कंपनीज एक्ट में, तो ये दो मेन चैप्टर्स हैं, इनकॉर्पोरेशन और चार्जेस। हाँ जी बच्चों, ये समझ आया, बताओ जी, बोलो जी बोलो। ये समझ आया कि क्या है सिलेबस और कहाँ पे चेंजेस हैं। ठीक है। तो अच्छा, किसी का कोई डाउट यहाँ पर ये वाले टॉपिक में। ठीक है। तो मेजर आपको बता दिया कि सिलेबस के और कहाँ कहाँ पे चेंजेस है। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम अब हम वो चेंजेस वगैरह करें कैसे, किसी का ये है डाउट, जिन बच्चों ने जैसे अभी फिर से पेपर देना है, या जिनका कन्वर्ट हो गया है ओल्ड से न्यू सिलेबस में। ठीक है। तो उसके देखो बहुत सारे वेज हैं, वो कह रहे थे कि मैम वो बताओ कि कैसे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। एक तो है कि आप जहां से पहले पढ़ रहे थे, ठीक है, आप जहां से पढ़ रहे थे, ठीक है, उन्हीं की आप कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह अगर, या उन्हीं की बुक आपको मिलती है, या आपको अमेंडमेंट्स उनकी अलग से मिलती हैं, तो वहां से कर लो। ठीक है जी। अगर आपको कहीं और से नहीं करना, देखो सिंपल अपने आईसी के वेबसाइट पे जाओ, मॉड्यूल डाउनलोड करो या ऑर्डर करो,
ठीक है, जो पहले जहां से आपने किया है बच्चों, अपनी बुक्स नहीं बदलनी है आपने, बुक्स नहीं बदलनी होती है आपको अपनी। हाँ, जो नए टॉपिक्स है वो जहां मर्जी से कर लो, मेन मॉड्यूल है आईसीए वेबसाइट पे पढ़ा, जहां से पहले पढ़ा है वहां से पढ़ो, फिर फटाफट पेजेस पलट के देख लो अपने कौन से स्टडी मटेरियल से। ठीक है, मैच कर लो, जौन से टॉपिक से लग गए वो वहां से कर लो अपना। ठीक है, तो बहुत तरीके हैं करने से, आपने मेरे से करने, मैं करवा दूंगी, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आईसीए के स्टडी मटेरियल से आप मैच करके कर सकते हो, या जहां से आपने पहले किया वही वही वाले नोट्स या वो वाले टीचर से आप अमेंडमेंट क्लासेस कर सकते हो, या मेरे साथ कर सकते हो, या चौथा यूट्यूब पे पढ़ी है बीक्यूज, यूट्यूब पे हमारी भी वीडियोस पड़ी हैं, या और भी टीचर्स की वीडियोस पड़ी हैं, वहां से भी आप कवर कर सकते हो। तो आपको कंटेंट तो मिल जाएगा चेंजेस का, इन डिटेल आपको चेंजेस के बारे में पूछना हो या कुछ हुआ, आप सेशन के बाद मेरे को कॉल कर सकते हैं, वो हो जाएगा। हाँ जी, ये आया समझ में सबको? अब मैं थोड़ा सा आपको क्या बताना चाहूंगी। ठीक है, तो आपको मैंने चेंजेस सिलेबस का बता दिया। ठीक है, एंड उसमें क्या क्या ऐड ऑन हुआ है, क्या क्या डिलीट हुआ है वो बता दिया। ठीक है, एंड इसमें कंपनीज एक्ट में कहाँ कहाँ पे मेजर चेंजेस है वो भी मैंने आपको बता दिया, एक इनकॉर्पोरेशन में और ये चार्जेस। ठीक है, ये है। अब आईसी की वेबसाइट अगर आपने देखी होगी, वहां पे कुछ टाइम पहले एक ये नोटिफिकेशन आई थी, किस चीज से रिलेटेड, वेटेज की। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, वेटेज। ठीक है, इसका मैसेज है। हाँ, कोई बात नहीं रिद्धि, एक मिनट, लॉ में 2 चैप्टर के अलावा और कोई इंटरनल चीजें तो नहीं है, और कंपनी का जो की। हाँ कोई बात नहीं ईशा, अभी बताती हूँ। हाँ रिद्धि, सीएज के नाम से है, बाकी कोई बात नहीं, आप मेंटरिंग वाले उसमें हो ना ग्रुप में। हाँ जी, मेंटरिंग वाले ग्रुप में हो ना आप। ठीक है, उसमें मैं शेयर कर दूंगी लिंक। ठीक है, बल्कि मैंने जो चैप्टर्स जो एड ऑन हुए हैं ना, उसकी भी रिवीजन वीडियोस डाल रखी है, बाकी कोई बात नहीं, आप डिस्कस कर लेना ग्रुप में हो, मेंटरिंग वाले में, उसमें ऐड कर दूंगी मैं। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, अगर नहीं हो तो आपको मैं ऐड कर दूंगी, और यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ बच्चों, यहाँ पे वेटेज। अभी तक बच्चों आपका जो न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट है, कब, मई 24 में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, किसका, न्यू सिलेबस का। तो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आई से कुछ नोटिफिकेशन निकाले, किससे रिलेटेड, कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, है ना, और उसमें कैसा पैटर्न रहेगा, और मतलब केस स्टडी बेस्ड ही सारे होंगे या थ्योरेटिकल होंगे बीच में, मतलब आपका यहाँ पर क्या दे रहा हुआ है। ठीक है जी, इधर क्या दे रखा हुआ है। अब जो नोटिफिकेशन उन्होंने पहले निकाली है ना, ये वो वाली है, कौन सी, ये वेटेज की है। आपकी यहाँ पर चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज या एक्ट वाइज कुछ वेटेज वाली नोटिफिकेशन आई थी, वो यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, पर अभी भी वो प्रॉपर वाली एक नोटिफिकेशन अभी आनी बाकी है, वो देखो बहुत जल्द अब आने ही वाली होगी। ठीक है, या क्योंकि अब आपके पेपर भी देखो, ज्यादा भी टाइम नहीं रहा, जनवरी एंड होने वाला है, फेब मार्च अप्रैल, है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं जल्दी से जल्दी कोशिश करेगा आईसीए निकालने की, क्योंकि पेपर पैटर्न कहीं ना कहीं पता होगा, तो उस हिसाब से बच्चा फिर तैयारी भी कर लेता है। पर तैयारी क्या, हमें तो सिलेबस पहले अपने एंड पे खत्म करके रखो, उसके बाद रिटर्न प्रैक्टिस है, वो हम करते जाएंगे, जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आया तो बस अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चन थोड़े बहुत हम उसकी वैसे प्रैक्टिस कर लेंगे, वैसे पेपर फुल सिलेबस वाला आप टेस्ट दोगे तो उसकी वैसे प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो नोटिफिकेशन आई थी देखो, यहाँ पर क्या आई थी, ये देखो, ये जो 70 मार्क्स का आपका कंपनीज एक्ट और एलएलपी है। देखो, कंपनीज एक्ट में आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर वेटेज दे रखी है, कि पहले से 4 चैप्टर की वेटेज 20 से 30% है। ठीक है, 20 to 30% किसका यहाँ पर, 70 मार्क्स में से 20 to 30% आपके पहले 4 चैप्टर हैं कंपनीज एक्ट के। उसके बाद नेक्स्ट 3 की वेटेज भी कितनी है, 20 से 30%। तो ये बहुत अच्छा किया था, ये बहुत अच्छी नोटिफिकेशन आई थी, कि एक आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि आप कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ के जा सकते, किसी भी सब्जेक्ट में। बच्चों सीए में आप आए हो ना, सिलेक्टिव स्टडी नहीं आप कर सकते सीए में, फिर नो सिलेक्टिव स्टडी इन सीए, फुल सिलेबस करके जाना है हम, सिलेक्टिव स्टडी हो ही नहीं सकती। यहाँ पर देखो वेटेज देखो। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 4 चैप्टर्स, उसकी भी वेटेज 30 से 35% है, आप कोई भी सिंगल चैप्टर भी नहीं आप छोड़ के जा सकते। कंपनीज एक्ट बेशक बड़ा लग रहा है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी, और एलएलपी एक्ट देखो जो नया ये न्यूली एडेड है, ये 15 से 20% का यहाँ पर इसका वेटेज है। और वही अदर लॉज में लाऊं, ठीक है, आप बेशक मुझे मैसेज कर देना, या मैं एक बार मेंटरिंग वाले में ये वाली वेटेज वाली भी डाल दूंगी। अदर लॉज में जैसे जनरल क्लॉजेज एक्ट इंटरप्रिटेशन, ये पहले से थे 2 चैप्टर ओल्ड सिलेबस में भी, इससे 35 से 40% की इसकी वेटेज देखो।
ये कौन सा वाला है? ये 30 नंबर वाला पार्ट है। ठीक है, एंड 25 to 30% इंटरप्रिटेशन। और ये वाला जो नया ऐड हुआ है इसकी वेटेज है 30 से 40%। तो आप देख रहे हो, वेटेज के अकॉर्डिंग कोई चैप्टर नहीं आप छोड़ के जा सकते, और कभी सोचना भी मत सीए में। ठीक है ना, एक तो सिलेक्टिव स्टडी चलती है सीए में, और ना ही रट्टा चलता है। हाँ जी, यहाँ तक आया सबको समझ में? जिन्होंने, कुछ बच्चे यहाँ पे थे फर्स्ट टाइम अभी स्टार्ट भी करनी है, यहाँ पे मिक्स है बच्चे। हमने सबकी सबकी सुननी है यहाँ पर, ठीक है, सबका देख के हम चलेंगे, इंडिविजुअल जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो भी देखेंगे। सिलेबस देख लिया हमने, जो चेंजेस है वो देख लिया, वेटेज देख लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फिर आगे और जो कॉमन आपके जो प्रॉब्लम्स थे उस पे चलेंगे। हाँ जी, बोलो जी। किसी का कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? ठीक है, ठीक है। चलो, अब हम किस पे चलते हैं? कि जैसे आप अगर ऑलरेडी पढ़ रहे हो, ठीक है, या आपने अगर फर्स्ट टाइम पढ़ना है, ठीक है, दो ही चीजें है ना, या आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो कहीं से खुद से, या कहीं से कोचिंग ले रहे हो ना, या आप अभी अपने स्टार्ट करनी है। तो लॉ पढ़ने का वे क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए लॉ को? अच्छा, थोड़ा थोड़ा आप बताओगे इधर, जो काफी सारे नए बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, आप कैसे पढ़ रहे हो इधर? खुशी, रिद्धि, लिया, अभिषेक, है ना? ठीक है, भरत का तो मुझे पता है, आनंद, मनदीप, हर्षप्रीत, ईशा। हाँ जी, बोलो, बताओ। लिया, रिद्धि, खुशी, आप कैसे पढ़ रहे हो इधर? अभिषेक, अच्छा, मैसेज आ रहे हैं बच्चों के, रुको। अच्छा, अच्छा, अभी स्टार्ट नहीं किया, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको दोनों वे से गाइड करूंगी, मतलब चाहे आप कोचिंग ले रहे हो नहीं ले रहे, वो मैंने चीजें साइड पे रखी हुई है, मैं तो आपको एक जनरल गाइड करने के लिए आई हूँ। कि आप चाहे खुद पढ़ रहे हो, चाहे किसी की गाइडेंस लेके पढ़ रहे हो, आपको हर सब्जेक्ट या स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट में आप कैसे कर सकते हो चीजें, है ना? आप खुद से भी कर सकते हो, जैसे कि मैं पहले से बोलती आ रही हूँ कि कुछ मैंडेटरी नहीं होता कोचिंग। कई बार क्या होता है कि एक शेड्यूल हमसे खुद बन नहीं रहा होता, एक सिर पे डंडा चाहिए होता है ना, और थोड़ी गाइडेंस चाहिए होती है, तो इसलिए हम चलो हेल्प ले लेते हैं। तो आओ जरा देखें कि लॉ को हमने पढ़ना कैसे है। ठीक है। अच्छा, कौन से बच्चे यहाँ पे स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं? है यहाँ पर बच्चे जिन्होंने स्टार्ट किया हो स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं? ठीक है, एक तो देखो, सबसे पहली क्या होती है कि लॉ को सबसे मेन, जैसे मैं बच्चों को भी बोलती होती हूँ कि लॉ जैसे आप पढ़ रहे हो ना, जैसे सबकी ना रिलीजन्स है ना, उनकी अपनी कुछ मान्यताएं हैं। जैसे हिंदूज में भगवत गीता होती है ना, ऐसी अगर आप सीए कर रहे हो, तो हमारी यहाँ पर भगवत गीता कौन सी है? आईसीआई के स्टडी मटेरियल, आईसीआई की बुक्स। ठीक है, तो वो मेन एक आपका एक सोर्स बनना चाहिए पढ़ने का। ठीक है जी, मैं आपको एक बार बताती हूँ। ठीक है, एक बार आओ यहाँ पर। अच्छा, लिया ने भी अभी लॉ शुरू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, एक आपकी आईसीआई की वेबसाइट पे, है ना, वहां पे आपका जो बीओएस नॉलेज पोर्टल है, वहां पे पूरा मटेरियल पड़ा है, स्टडी मटेरियल पड़ा है। ठीक है, और नहीं तो जैसे आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हो, आप बुक्स भी तो ऑर्डर करते हो ना, आईसीए वाली आपके पास बुक्स आती हैं। तो बच्चों, ये जो आईसीए का स्टडी मटेरियल होता है, बुक्स होता है, दिस इज द मेन सोर्स। ये मेन सोर्स है पढ़ने के लिए। ठीक है, अब आपके पास ना दो तरीके होते हैं, या तो आप ये मेन सोर्स ही डायरेक्ट यूज कर लो, डायरेक्ट यूज कर लो कि वहीं से पढ़ो, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करो, ये सब चीजें। ठीक है, नहीं तो इनडायरेक्ट मैनर, एक डायरेक्ट है कि उसी को यूज कर लिया, एक इनडायरेक्ट मैनर क्या होता है कि कई बार बच्चे कहते हैं कि मैम हमारे को ना प्रेजेंटेशन स्टडी मटेरियल की अच्छी नहीं लग रही है ना, या मतलब हमसे पढ़ा नहीं जा रहा या कुछ। तो मतलब मैं वो बता रही हूँ कि जैसे जो बच्चे अगर सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, चाहे अगर कहीं से पढ़ भी रहे हैं, एक तो तरीका है कि आप सीधा डायरेक्ट स्टडी मटेरियल उठा के अपना स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना। दूसरा, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हमसे पढ़ा नहीं जा रहा स्टडी मटेरियल से। तो वो बच्चे पता है क्या करते हैं, जो जो मतलब सेल्फ स्टडी वगैरह करते हैं, वो मतलब मार्केट में जाते हैं। ठीक है, एंड वो कुछ ना हेल्प बुक्स मतलब जैसे कुछ और ऑथर की बुक्स वो देख लेते हैं। ठीक है, मतलब देखो, मेन क्या होता है आपका आईसीए के स्टडी मटेरियल होते हैं, बाकी जितनी भी बुक्स है, ठीक है, बाकी जितनी भी बुक्स हैं, जैसे मैं अभी पढ़ाती हूँ या कुछ और भी बुक्स हैं, ठीक है, मेन सोर्स हम सबका क्या होता है? आईसीए स्टडी मटेरियल।
ये बेस होता है। ठीक है, और देखो जैसे मैं नोट्स के बच्चों को जो बनवाती हूँ, मैं वो भी दिखाऊंगी, काफी सारे नए बच्चे हैं यहाँ पे, कि मैं कैसे बनवाती हूँ, या जो आपको और ऑथर्स की बुक्स मिलेगी उसमें देखो क्या होता है। कंटेंट हमारा ऐसे स्टडी मटेरियल वाला ही होता है सबका, पर उसमें एक अच्छी चीज क्या होती है, अच्छी चीज होती है वेल प्रेजेंटेबल होता है, मतलब आपका मन करता है उसको पढ़ने का। ठीक है, अच्छे से वो बॉक्सेस से थोड़ा कलरफुल होगा, डायग्रामेटिकली उसको रिप्रेजेंट किया होगा, तो मतलब उससे थोड़ा सा मन करेगा आपको पढ़ने का। तो दो तरीके होते हैं, जो बच्चे जैसे अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, या कहीं से और भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, दो तरीके हैं यहाँ पर। डायरेक्ट है सीधा स्टडी मटेरियल से, दूसरा इनडायरेक्ट है किसी भी और ऑथर की बुक जाके देख लो, मार्केट में सबकी ऑथर्स की बुक्स निकलवा लो। ठीक है, देखो किसका आपको टॉपिक, एक टॉपिक कंपेयर कर लो बाकी बुक्स में, देखो किसका आपको अच्छा लग रहा है, समझ किसका आ रहा है। ठीक है, मतलब ये मैं बता रही हूँ सेल्फ, सेल्फ कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, पर आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना पड़ेगा। मैंने देखा है कुछ बच्चे ना सेल्फ स्टडी बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं फॉलो, बहुत अच्छी बात है, पर कुछ मैंने देखा है वो ऐसे कहते हैं यार आज मन नहीं है, कल पढ़ लिया, परसों पढ़ लिया, 4 दिन बाद पढ़ लिया, फिर पेपर सिर पे आते, सिलेबस भी नहीं खत्म हुआ होता। ऐसे भी कुछ हैं बच्चे कि मैम सेल्फ करने का सोचा था पर हो नहीं पाए, कई बहुत स्ट्रिक्ट थे, इतने इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं आपके, अगर आप यहाँ पर कुछ बच्चे अगर स्टार्ट करें हैं पढ़ना। अब अगर आपको कि मैम अगर हम सीधा स्टडी मटेरियल को ही उठा लें, अगर हम स्टडी मटेरियल को ही उठा लें, तो वो भी आप उठा सकते हो, पर आपको ना देखो, आप बुक कोई भी अगर फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आईसीए की या कोई और ऑथर की हेल्प बुक आप ले रहे हो, कोई भी आप बुक ले रहे हो ना, ठीक है, अब आपको करना क्या है, अच्छा एक तो होती है बुक्स, एक आईसीए स्टडी मटेरियल हो गया, एक हेल्प बुक हो गया, या हम खुद के अपने नोट्स बना सकते हैं, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, आईसीए स्टडी मटेरियल हो गया या किसी और ऑथर की बुक होगी, या तीसरा खुद के नोट्स बना लिए। ठीक है, नोट्स बना लिए मतलब चाहे आईसीए से मेन रेफरेंस करके या किसी और हेल्प बुक से रेफर करके, मतलब हमने अपने खुद के नोट्स बनाए। ठीक है, अब आप देखो कुछ बच्चे अगर डायरेक्ट आईसीए स्टडी मटेरियल से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं आपको ना एक चैप्टर निकाल के बताती हूँ, जैसे कि मेरे पास कौन सा है इधर, हाँ, जैसे एलएलपी है। ठीक है, जैसे एलएलपी है, ये देखो बच्चों, अब जैसे ये एलएलपी है, ये एलएलपी कौन सा था, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, ये नया जो चैप्टर ऐड हुआ आपके न्यू सिलेबस, ये मैंने इसका मॉड्यूल निकाली आईसीए स्टडी मटेरियल वेबसाइट से, मैंने ये डाउनलोड करके, मेरे पास बुक भी है, मैंने ऑर्डर भी की थी अपने लिए भी, जैसे बच्चे आप करते हो, मेरे पास भी है हार्ड कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी आपको दिखा रही हूँ। अब आप देखो, अब आपको पढ़ना कैसे, अगर आप सीधा स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, अब कुछ बच्चे यहाँ पे फाउंडेशन जस्ट देकर आए हैं कि इन्होंने, कईयों ने इंटर देना है, कई दे चुके हैं, कई कई कुछ बच्चे यहाँ पे ये भी होंगे कि अगर आगे उन्होंने कुछ फाइनल की भी तैयारी करनी है, तो सबके लिए वैलिड है चीज। देखो, अब आपने स्टडी मटेरियल उठाया, अब आपको ना पढ़ाई ऐसे करनी है, चाहे वेदर इट इज एनी अदर सब्जेक्ट, लॉ है कोई भी और सब्जेक्ट, ठीक है, मतलब बच्चों आपको ना पढ़ाई ऐसे करनी है ताकि आपका ना मन करे पढ़ने का, आपको रोना ना आए अपनी किताबें देख के, ये आपको ना मजबूरी ना लगे यार कि ये क्या है यार, जबरदस्ती की जबरदस्ती हम पढ़ रहे हैं। आपको इंटरेस्टिंग बनानी है अपनी पढ़ाई, अच्छी बनानी है, आपका मन करे पढ़ने का, खुशी होए, ऐसे नोट्स बनाने हैं, या अगर नोट्स नहीं बना रहे तो जौन सी बुक से पढ़ रहे हो उसको वैसा सजा दो, उसको वैसा सजा दो। ठीक है, अब देखो जैसे मैं बच्चों को एलएलपी करवा रही थी, ठीक है जी, अब जैसे मैं बच्चों को यहाँ पे एलएलपी करवा रही थी, मतलब हेडिंग्स का अलग कलर, हाइलाइटर रख लो ना बच्चों, हेडिंग्स का अलग कलर रख लिया आपने। ठीक है, उसके बाद देखो येलो कलर का मैंने क्या रखा है, येलो कलर का मैंने कीवर्ड्स, येलो कलर मैंने किस लिए रखे, ये देखो, एक तो मैंने हेडिंग्स के लिए रखा, हेडिंग्स के लिए कलर रखा हो। ठीक है, ये सब बड़ी काम की चीज है, आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। एक हेडिंग्स के लिए मैंने कलर रखा हुआ है, और एक मैंने कीवर्ड्स, व्हाट आर कीवर्ड्स बताना जरा, कीवर्ड्स क्या होता है, इम्पोर्टेंट वर्ड। इंपॉर्टेंट वर्ड्स। अब आपको ना देखो, अब आपके ना, शुक्र करो, अब जो पेपर आते हैं अब आपके, अब जैसे मई में पेपर होंगे, अब आपको एक छुट्टी तो मिलती मिलती है हर सब्जेक्ट में। ठीक है बच्चों, अब आपको एक छुट्टी तो मिलती मिलती है हर एक पेपर में, ठीक है, फाइनल में भी मिलती है ना। और यहाँ पर देखो, पहले क्या था, बहुत साल पहले की बात बताऊं, अपने सीनियर्स की टाइम पे की बात बताऊं,
जैसे, और अब तो पेपर 6-6 पेपर हैं अब आपके, है ना, जैसे इंटर में पहले 8 पेपर होते थे, इंटर में भी और फाइनल में भी। तो फिर पहले पता है क्या होता था, एक छुट्टी भी नहीं होती थी, 8 दिन 8 पेपर, इंटर के फाइनल के, नॉट इवन सिंगल हॉलीडे। अब शुक्र करो एक छुट्टी मिल रही है आपको। तो अब हमारे को ना वो एक छुट्टी में पूरा सिलेबस कैसे खत्म करना है हमने, ठीक है, वो एक छुट्टी में पूरा सिलेबस कैसे खत्म करना है उसकी प्लानिंग डे 1 से करनी पड़ती है हमारे को। ठीक है जी, मतलब उस हिसाब से आप नोट्स बनाओ अपने डे 1 से, ताकि आपकी वो एक दिन में वो तैयारी पूरी फुल सिलेबस कवर हो जाए। बच्चों को यही कॉल जाते हैं मैम वो एक दिन की छुट्टियां हमारे आधा सिलेबस भी नहीं हो पाया हमारा। वो क्या करने लगते हैं ना, उन्होंने कुछ मार्किंग की होती है ना कुछ, वो वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड करके पढ़ने लग जाते हैं, इतना टाइम नहीं होता। और अगर आपने रिवीजन किया है ज्यादा से ज्यादा तो आपको तो बस पेजेस पलटने होते हैं तब तो, है ना, एक जैसे वो कहते हैं ना मक्खन की तरह बन जाता है सब्जेक्ट, जितनी बार रिवाइज करते हो अच्छे से समझते हो, रट्टा नहीं चलता। और सीए में ना सिलेक्टिव स्टडी चलती हो ना रट्टा चलता है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो और क्लियर, कॉन्सेप्ट फिट हो गया ना, बस फिर और मतलब आपको नीड ही नहीं है किसी और चीज की। हाँ वो जो लिमिट्स वगैरह होती है वो तो याद करनी होती है, तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है जी, आओ जरा एक बार हम चले यहाँ पे, मैं आपको क्या बता रही थी। हाँ जी हाँ जी, हर्षप्रीत बोलो जी बोलो। मैम स्टडी मटेरियल से पढ़ने सफिशिएंट है कि और एक्स्ट्रा बुक्स से भी? एक मिनट, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रही हूँ बोलो सब बोलो। स्टडी मटेरियल से पढ़ने सफिशिएंट है कि एक्स्ट्रा बुक्स से भी? हाँ देखो, हर्षप्रीत का बहुत अच्छा यहाँ पे डाउट आया है कि मैम सिर्फ स्टडी मटेरियल से पढ़ें या किसी और बुक से भी पढ़ें। बच्चों इसमें मैं आपको कहूंगी, जैसे आपको ना, देखो जो कॉन्सेप्ट है, प्रोविजन है, प्रोविजन हर बुक में सेम होगा, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होगा, वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टडी मटेरियल में थोड़ा पैराग्राफ फॉर्म में दिया होगा, किसी और बुक में थोड़ा डायग्रामेटिकली दिया होगा, या जैसे मैं नोट्स आपको बनाती हूँ है ना, वो इजी करके आपका नोट्स बनवा रही है, तो मेन प्रोविजन तो सब सेम होएगी सब जगह पे। ठीक है, तो चाहे वो आप स्टडी मटेरियल से करो चाहे और किसी बुक से कर लो, कंटेंट प्रोविजंस, है ना, ये सब सेम मिलेगा आपको सब जगह पे, लॉ नहीं बदल सकता, हर बुक में आपका लॉ चेंज नहीं होगा, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका बदल जाता है। ठीक है, तो वो कोई भी एक बुक आप रखो, प्रोविजंस के लिए, लॉ के लिए, सेक्शंस के लिए एक बुक रखो। जैसे मैंने कहा कि अगर आपने चलो आईसीएस स्टडी मटेरियल रखी है, वो मेन बुक रखी है। अब जैसे हमने भी तो क्लास में क्या रखी हुई है, आईसीएस स्टडी मटेरियल मेन रखा होगा। अब आपको कंटेंट के लिए, प्रोविजन के लिए और कोई बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ कुछ बच्चे यहाँ पर हैं जिन्होंने कहीं और से पढ़ाई की है या किसी और के नोट्स रेफर किए हैं, कोचिंग लिए या सेल्फ किए, तो आपको वो टीचर के ही बस बुक फॉलो करनी है। ठीक है, या आप जैसे हम क्या कर रहे हैं क्लासेस में स्टडी मटेरियल फॉलो करें, तो कंटेंट बहुत सफिशिएंट है, प्रोविजन उसी में से करने हैं हमने। हाँ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हम करेंगे, और वो मॉड्यूल के थोड़े कम, वो कम लगते हैं मुझे। ठीक है, मॉड्यूल आईसीएस स्टडी मटेरियल में कंटेंट बहुत बढ़िया है, प्रोविजंस सफिशिएंट है, वो आपको किसी और बुक से, या आपको 4-5 बुक्स कंटेंट के लिए, जैसे सेक्शन 123 है डिविडेंड का, भाई 123 में जो प्रोविजन है वो एक बुक में भी सेम होगा, दूसरी में भी, तीसरी में भी। कंटेंट एक जगह से पढ़ो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो अलग अलग बुक से, है ना। जैसे मुझे स्टडी मटेरियल में थोड़े एक वो लगते हैं कि लिमिटेड है क्वेश्चन, पर बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चंस डाले हुए स्टडी मटेरियल में, पर थोड़े कम लगते हैं, तो मैं बच्चों को कुछ फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देती हूँ। ठीक है, तो जैसे हर्षप्रीत का डाउट था, मॉड्यूल रेफर करो आईसी स्टडी मटेरियल कंटेंट के लिए, प्रोविजन के लिए, और उसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं वो करो। ठीक है, और कोई हेल्प बुक आप ले सकते हो, या जैसे हम क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के लिए आप अलग से और क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है। हाँ जी, क्लियर हुआ हर्षप्रीत आपका डाउट इधर? यस मैम। है है ना। तो मैं यही कह रही हूँ, एक बुक रखो अपने कंटेंट के लिए, वो बुक चाहे आईसी स्टडी मटेरियल या जहां से आपने आपने कोचिंग ली, कोई और नोट्स फॉलो किए वो हो सकता है, या आपने नोट्स बनाए हैं अपने, वो हो सकता है। ठीक है, आप कई बच्चे खुद के अपने नोट्स बनाते हैं, अब जैसे मैं जब पढ़ती थी मैं अपने खुद के नोट्स बनाती थी। ठीक है, तो मैं जैसे पढ़ती थी खुद वैसे ही बच्चों को पढ़ाती हूँ, नोट्स बनवाती हूँ, है ना। तो एक चीज फॉलो करनी है आपने कंटेंट के लिए। ठीक है, क्वेश्चंस के लिए आप मल्टीपल बुक्स या जो भी पास्ट ईयर पेपर देखो, वो भी आईसी की स्टडी मटेरियल वो भी वहां पे मिल जाएगा वेबसाइट पे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस वगैरह। स्टडी मटेरियल तो करना ही करना है पूरा, कंटेंट वाइज भी, क्वेश्चंस भी। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप ले सकते हो, और है ना, जो बच्चे जैसे सेल्फ कर रहे हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा बुक ले ली,
एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए, या आईसीआई के वेबसाइट पे ही पास्ट के क्वेश्चंस दिए होते हैं, वो देख सकते हो। ठीक है, या जैसे मैं आपको करवाती हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन वाइज मुझे कमी लगती है, वैसे कंटेंट वाइज कोई कमी नहीं है। ठीक है जी। हाँ ठीक जी। है। और किसी का कोई डाउट? अच्छा, किसी का मैसेज आया हो, रुको एक बार। अच्छा ठीक है ठीक है, कुछ बच्चों की है ऑडिट की क्लास, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो मैं बच्चों आपको यहाँ क्या बता रही थी, देखो, अगर आप स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हो या कोई और बुक फॉलो कर रहे हो, ठीक है, उसको थोड़ा ना सजा दो, कलरफुल बनाओ, ताकि आपका ना मन करे पढ़ने का। ठीक है, अब जैसे मैंने देखो यहाँ पे हेडिंग्स के लिए अलग कलर रखा हुआ है, कीवर्ड्स के लिए कीवर्ड्स क्या होते हैं, ताकि बाद में आपको ये एक एक वर्ड पढ़ने की जरूरत ना पड़े। बच्चों जब फर्स्ट टाइम पढ़ोगे, बहुत बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम करेंगे लोग, जब आप फर्स्ट टाइम करो ना, कोई बात नहीं, टाइम लगने दो जितना लगता है, डीपली उसके अंदर घुस के पढ़ो अच्छे से, मतलब समझ आना चाहिए, ये मत सोचो, भगाने की कोशिश मत करना सिलेबस अपना। फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हो, टाइम डाल लो ज्यादा, और लगेगा टाइम। पर देखना, अगर फर्स्ट टाइम में आपने इतना डीपली घुस के अच्छे से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले ली ना, आपको बहुत टाइम कम लगेगा जब सेकंड टाइम रिवीजन करोगे। ठीक है, फिर थर्ड डिवीजन में और कम, फिर और कम, फिर और कम, वो हमने उस पीरियड पे आना है कि जैसे एक छुट्टी में पूरा सिलेबस करना है, तो हमने उस पे कन्वर्ट होना है लास्ट में, कि एक दिन में हम पूरा सिलेबस पहले वैसे ही रिहर्सल कर ले, वैसे रिवाइज कर ले, है ना। जैसे अब हमारे को 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जैसे आप और भी सब्जेक्ट साथ में चलो तो उतने में हमारा सिलेबस हो रहा है। ठीक है, फिर आपको महीने भर में सारा हो जाएगा, फिर 15 दिन में हो जाएगा, फिर हफ्ते में हो जाएगा, फिर 4 दिन में हो जाएगा, फिर एक दिन में। तो ऐसे नंबर ऑफ रिविजन्स मैटर करेंगी। पर फर्स्ट रिविजन सबसे, फर्स्ट टाइम जब आप करो, वो तकड़ी तकड़ी होनी चाहिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें, तभी आपका कम कम होता जाता है वो टाइम। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रही थी, कि अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, खुद से, या कहीं और से पढ़ रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, हेडिंग्स का एक हाइलाइटर रख लिया, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स मतलब वो जरूरी वर्ड्स, है ना, कि अगर आप ये बाकी वाले ना भी पढ़ो, है ना, मतलब आपको ना पता चल जाएगा। देखो, अब आपको ना जब ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, तब आप ना एक एक वर्ड नहीं पढ़ते होते, फिर बस ये कीवर्ड से ही आपको पता चल जाता है, अच्छा इसमें ये था। ठीक है जी, तो बस हम लास्ट डे पे बस फटाफट से ये कीवर्ड्स ही देखते होते हैं। और ये ग्रीन कलर किस लिए है, बताओ जरा, ग्रीन कलर किस लिए मैंने रखा, ग्रीन कलर किस लिए मोस्ट रखा है? इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, या यहाँ पे जो लिमिट्स दी हुई है ना बच्चों, लिमिट्स, लिमिट्स दे रखी है इधर, कौन सी? जैसे आपकी ना लॉ में बहुत लिमिट्स होती है ना, जैसे लॉ में आपको बहुत लिमिट्स होंगी कि आपको ये फॉर्म 30 दिन के अंदर भर के देना है, या 120 दिन के अंदर भर के देना है, या 90 दिन के अंदर भर के देना है, या 18% इंटरेस्ट रेट है, 12% है, या 120 दिन से ज्यादा वो बंदा रुका तो रेजिडेंट माना जाएगा। तो ये ना लिमिट्स, न्यूमेरिक लिमिट्स बहुत है लॉ में। तो पता है क्या, जब मैं पढ़ती होती थी, मैं सोचती थी यार इतनी लिमिट्स, है ना, इतने चैप्टर फुल सिलेबस में इतनी लिमिट्स, तो मैंने क्या किया, एक हरा रंग, हरा हाइलाइटर रख लिया था अपने पास, अपने नोट्स में। जहां जहां पे भी कोई न्यूमेरिक लिमिट आती थी, मैं क्या करती थी, हरा रंग से हाईलाइट कर देती थी उसको। फिर पता है क्या उसका क्या फायदा हुआ, जब भी मेरे को रिवाइज करना होता था, हमारे को कीवर्ड्स, देखो कीवर्ड्स क्या क्या है, वो कॉन्सेप्ट होता है, जो कीवर्ड्स के जो कीवर्ड्स क्या है, जो मेन कॉन्सेप्ट है। अब इतनी बार जब आप रिवाइज कर लेते हो ना, फिर आपको नीड नहीं लगती, है ना, कि वो एक एक वर्ड पढ़ो, या कीवर्ड से फटाफट आपको पता चल जाता है। अब जैसे जस्ट पेपर से कुछ घंटे पहले है ना, जैसे एक एक जो छुट्टी है, उसमें तो आपने पूरा सिलेबस कवर अप कर लिया कीवर्ड्स के साथ, न्यूमेरिक लिमिट्स के साथ। फिर मेरे को पता है क्या होता था, जस्ट पेपर से पहले, या वो 30 दिन था, या 60 दिन था, या 120 दिन था, तो मुझे होता था कि मैं ना सिर्फ न्यूमेरिक लिमिट्स देख जाऊं बस, कुछ टाइम पहले, मतलब जैसे पेपर शुरू होने वाला है उससे मतलब चलो 1 घंटा पहले छोड़ दी पढ़ाई, और उससे पहले फटाफट से मैं ना 15-20 मिनट लगा के, मुझे होता था कि मैं फटाफट से फिर से क्या देख जाऊं, न्यूमेरिक लिमिट्स, कि कहीं वो ना स्किप हो जाए, या भूल जाए, या खिचड़ी पक जाए। तब मेरा मेरा फायदा ये हुआ, जो फर्स्ट डे से मैं नोट्स बना रही थी हाईलाइट करके, मैंने सिर्फ हरा रंग पढ़ देखा, पेजेस पे जहां जहां हरा रंग था, बस वो देखती गई देखती गई देखती गई, विद इन फ्यू मिनट्स पूरे सिलेबस की लिमिट्स रिवाइज होगी। क्योंकि हमारे को कॉन्सेप्ट पता होता है, कीवर्ड्स पता होते हैं। ठीक है जी। और बस हमारे को क्या नहीं ध्यान रहते हैं, कुछ न्यूमेरिक लिमिट्स, क्योंकि वो बहुत होते हैं लॉन्ग। तो उसका अलग कलर रखो, क्या, जैसे मैंने ग्रीन कलर रखा, आपको ये भी कलर जो आपको अच्छा लगता है वो रखिए, है ना, ताकि वो अलग दिखे, वो अलग दिखे, ताकि रिवाइज करने में इजी हो जाए।
ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, जैसे हमारे ना इसमें लॉ में क्या होते हैं, फॉर्म नंबर्स होते हैं कि आपको ये काम करना है तो ये फॉर्म भरना है, ये काम करना है तो वो फॉर्म भरना है। तो आप फॉर्म्स का भी एक अलग से कलर रख सकते हो। ऐसे करके आपके 4 रंग आप रख सकते हो, 4 हाइलाइटर रख सकते हो, या अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो 4 पेन से आप काम कर सकते हो। 4 हाइलाइटर हो गया या 4 पेन। ठीक है, हेडिंग्स का, कीवर्ड्स का, लिमिट्स का, फॉर्म का, ऐसे होगा, है ना। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा अगर अपनी बुक में, मॉड्यूल में, जौन सी भी बुक से आप पढ़ रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो या किसी और ऑथर की कर रहे हो या कहीं से आप पढ़ भी रहे हो, है ना, तो आप ऐसे करके थोड़ा सा अगर हाईलाइट करोगे तो आपका थोड़ा वो करेगा मन। ये देखो, यहाँ पे अब क्या आता है, 30 डेज। मुझे टॉपिक देख के पता चल जाएगा ये कौन से टॉपिक की बात हो रही है, अच्छा इसमें 30 दिन वाली लिमिट थी। तो बड़ा फायदा होता है। और देखो जरा, अगर आप ना अलग से अपनी कॉपी में फुल फुल चैप्टर के नोट्स नहीं बना रहे, ठीक है, जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या सेल्फ करना चाह रहे हैं, है ना, अगर आप फुल फुल चैप्टर के खुद से नोट्स नहीं बना रहे, अब यहाँ पर देखो क्यों बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है मॉड्यूल से पढ़ना। देखो ये वाले टॉपिक से समझो। ठीक है, जैसे ये वाला जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन, मतलब अगर आपने ये कानून की बात नहीं सुनी तो आपको सजा मिलेगी। अब आप देखो यहाँ पे ना पैराग्राफ फॉर्म में दिया हुआ है, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है यहाँ पे पढ़ना। ठीक है, इसको मैंने, ताकि अच्छे से समझ आ जाए इजी मैनर में, है ना, रोना ना आए देखो पढ़ पढ़ के, तो मैंने यहाँ पे क्या किया देखो जरा यहाँ पे। ठीक है, एक बार मैं इधर कर रही हूँ, इसी के साइड पे मैंने क्या बना ली, अपने नोट्स बना ली। ठीक है, इसकी एक तरह से मैंने डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर ली। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर ली, ये देखो, ये जो इधर इन्होंने अलग अलग ना 3 पैराग्राफ्स में बताया होता, मैंने 3 डायग्रामेटिकल फॉर्म में बना लिया, और बड़ा इजी मैनर में मैंने इसको बता दिया। क्योंकि बच्चों हमारे को ना पैराग्राफ फॉर्म से बेटर होता है अगर हम डायग्रामेटिकली, खुद चाहे खुद के अगर नोट्स बनाओ तो वो बेस्ट है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर अलग से आपने रजिस्टर नहीं लगाया हुआ, है ना, तो जौन से टॉपिक जैसे आपको इधर ये देखो, एलएलपी ने अगर ये बात ना सुनी तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी 10,000 की, और अगर तब भी ना सुनी 100 रुपये पर डे के हिसाब से मिलेगी, 1 लाख मैक्सिमम एलएलपी का, 50,000 पार्टनर का। तो मैंने इधर यही किया है देखो। ठीक है, ये देखो इधर मैंने यही किया कि एलएलपी एंड एवरी कंपनी को 10,000 की लगेगी, और अगर तब भी ना सुनी तो 100 रुपये पर डे की। तो बड़ा आप ऐसे खुद के भी नोट साथ में मॉड्यूल के साइड पे भी बना सकते हो, या जो टॉपिक समझ नहीं आ रहे उसको इजी वे में बना के वो पर्ची लगा दी, या एक रजिस्टर बना लो। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। समझ आया आपको? बोलो जी बच्चों, बोलो, ये चीज समझ आ रही है आपको? बोलो जी, ये चीज समझ आई कि अगर आपको मटेरियल, स्टडी मटेरियल से पढ़ना है या किसी और ऑथर की बुक से पढ़ना है ना, एक तो कलरफुल बनाओ उसको अच्छे से। आपको वो जो एक छुट्टी है ना, वो जो एक छुट्टी होगी, उसकी तैयारी भी करनी है आप। उसकी तैयारी फर्स्ट डे से चलेगी, आप वो जो एक छुट्टी मिलेगी पेपर से पहले। ठीक है, एक तो जौन सी भी बुक से कर रहे हो हाईलाइट करो, दूसरा जौन से टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे, ठीक है, और अगर आप पूरे नोट्स नहीं बना रहे पूरे चैप्टर के, तो जौन से टॉपिक समझ नहीं आ रहे उसको वहीं पे ही उतने शॉर्ट नोट्स बना लो। एक तो ये काम है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनवाती हूँ क्लास में नोट्स, है ना, वो आप खुद से भी बना सकते हो नोट्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे ये तो मैंने आपको मॉड्यूल का इधर बताया, है ना, इधर मैंने आपको मॉड्यूल का बताया। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बार इधर आओ, जैसे ना आपका ये जो इनकॉर्पोरेशन वाला था, ये आपका इनकॉर्पोरेशन वाला जो चैप्टर है, ये मॉड्यूल है। ठीक है जी, ये मॉड्यूल है आपका। मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे ना इसमें क्या होता है, कई बार आपको ना इसको देख के ही लगता है यार ये कैसे पढ़ा जाएगा या कुछ, तो बच्चे पता है क्या करते हैं, मॉड्यूल से खुद के अपने नोट्स बना लेते हैं। ठीक है जी, या मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे नोट्स बनाती हूँ। अब जैसे इसमें ना ये टॉपिक है, ये कौन सा वाला है, ये देखो। ठीक है, कि जैसे वो जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो होते हैं ना, जो कंपनी बनाने के लिए जो 2 मेन डॉक्यूमेंट ये होते हैं, उसके ऊपर कौन कौन साइन करेगा, तो ये उसके बारे में बता रखे, ये देखो, ये ABCD, ये देखो ये सारे पॉइंट उससे रिलेटेड है, ABCDEF। ठीक है, अब एक तो तरीका है कि आप सीधा सीधा अपने मॉड्यूल में पढ़ो एंड थोड़ा कलरफुल मार्किंग्स कर लो, एक तो ये ऑप्शन है। ठीक है, पर मैं जब पढ़ती थी मैं क्या करती थी, मतलब अपने मॉड्यूल से मेन अपना मॉड्यूल रेफर किया, एंड अपने रजिस्टर में हर एक टॉपिक का अपने नोट्स बना लिए। अब मैं आपको नोट्स बताती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ, है ना। अब जैसे ये टॉपिक है कि ये जो आपको पता है ना, कंपनी के मेमोरेंडम एक होते हैं और आर्टिकल्स होते हैं, ये 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जो चाहिए होते हैं कंपनी को बनाने के।
उसके अंदर साइन कौन करेगा, ठीक है, तो ये लोग साइन कर सकते हैं, इसके बारे में बता रहे। एक तो है कि यहीं पर मार्किंग कर लो, हाईलाइट कर लो। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे नोट्स बनवाती हूँ। ये देखो, ये देखो। अब ये कौन कौन से लोग साइन कर सकते हैं, देखो मैंने ऐसे टैबुलर फॉर्मेट में बना लिया खुद से। मैं ऐसे खुद भी जब पढ़ती थी ना, मैं टाइप तब टाइप्ड नहीं बनाती थी, अब तो मैं टाइप करके बना रही हूँ, है ना। तो मैं कैसे बनाती थी, हैंड रिटन अपने नोट्स बनाती थी। ठीक है, अब मेरी हैंड राइटिंग क्योंकि इतनी अच्छी नहीं है ना, तो फिर मैं टाइप करके बनाती हूँ, है ना, तो इसलिए अब मैं टाइप करके बना रही हूँ। ठीक है, और मैं हैंड राइटिंग पे भी आऊंगी, अभी जब वो प्रेजेंटेशन वाली बात करूंगी ना, उस पे आऊंगी मैं हैंड राइटिंग वाले टॉपिक। ठीक है, तो ये देखो, ये ऐसे नोट्स में बना लेती थी कि अब आप खुद देखो, आपका पढ़ने का मन कर रहा है या नहीं, आप खुद बताओ यहाँ पर, ये टॉपिक देख कर बताओ जरा, बोलो जी बोलो। मन कर रहा है या नहीं आपको पढ़ने का ये टॉपिक देखकर? हाँ जी, बोलो जी बोलो। ये देखो, यही वो ये टॉपिक आपको मॉड्यूल से भी दिखाते, ये ऐसे था, ये देखो ये ऐसे था मॉड्यूल से, ये वाला, ये ऐसे था ये वाला टॉपिक, है ना, ऐसे, ये ऐसे था, ये 2-3 पेजेस में जा रहा था, ये देखो पूरा ऐसे, है ना। तो यही मैंने ना देखो, पढ़ने का मन करे वैसे नोट्स बनाने, अब चाहे वो आप मॉड्यूल में ही मार्किंग कर लो और साइड पे नोट्स बना लो, चाहे पूरे पूरे चैप्टर के अलग से नोट्स बना लो। अब देखो, ये मैंने एक टॉपिक को एक आधे पेज में ही कन्वर्ट कर दिया, और कितना मतलब अच्छा लग रहा है देखने में, है ना। खुशी कितनी मिल रही है कि यार पढ़ने में कितना मजा आएगा फिर। ऐसी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में, ऐसे नोट्स होने चाहिए कि मन करे पढ़ने का, है ना, कि ये ना हो कि जबरदस्ती हम पढ़ रहे हैं या कोई हमारे को पीछे पढ़ के बोल रहे हैं मम्मी पापा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, ऐसे नहीं होना चाहिए। वो हमारे पार्ट पे गड़बड़ रह जाती है, गलती रह जाती है कि हम ऐसे नोट्स नहीं बनाते, ऐसे पढ़ते नहीं है ताकि मन करे पढ़ने का। और देखो मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे, मैंने कीवर्ड्स किए हुए हैं यहाँ पे येलो कलर से अंडरलाइन, है ना, कि इन टॉपिक में भी कौन से कीवर्ड्स है वो भी क्यों है। और देखो हरा रंग किस पे डाला हुआ है, जहाँ पे कोई न्यूमेरिक लिमिट है, कि वहां यहाँ पे कितने विटनेस के सामने साइन होना चाहिए, कम से कम एक विटनेस। तो आप देख रहे हो, वही 3 चीजें, वो जो 3 हाइलाइटर या 4 हाइलाइटर, वो आप अपने नोट्स में भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। हाँ जी बच्चों, आपको ये समझ लगा कि नहीं, बोलो जी बोलो, बोलो बच्चों। यस मैम। ठीक है, और भी दिखाती हूँ आपको अपने नोट्स। मैं अगर किस पे लेकर जाऊं, चलो ये वाले टॉपिक पे हो, ये देखो, ये चार्जेस वाला चैप्टर है। ठीक है, मतलब मैंने मेन आईसीएम मटेरियल रखा हुआ है, आईसीएम मॉड्यूल रखा हुआ, वहां से मैंने खुद के नोट्स, पहले जब मैं पढ़ती थी तब भी खुद से ना हर चैप्टर के नोट्स बनाती थी, और अब भी जब पढ़ाती हूँ तो ऐसे नोट्स बनवाती हूँ बच्चों को। अब आप देखो कितना इजी लग रहा है और अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, और मतलब ना यहाँ पर देखो येलो कलर वही मैंने हाईलाइट कीवर्ड्स का रख लिया, ग्रीन कलर किसका, टाइम लिमिट्स या न्यूमेरिक लिमिट्स का, और मैंने एक और कलर रख लिया ये फॉर्म नंबर्स का, ताकि आपको जो भी पढ़ना है, आपने जिस चीज को भी प्रायोरिटी देनी है लास्ट में, आप फटाफट से बस वो गो थ्रू कर लो, फटाफट से कीवर्ड्स पढ़ लिए जो 1 डे पे, फटाफट से कीवर्ड्स, ये न्यूमेरिक लिमिट्स, फॉर्म नंबर देख लिया आपने। हाँ जी, समझ आया आपको, बोलो जी बोलो बच्चों। ठीक है, तो ये देखो, ये कुछ ऐसे करके नोट्स बना रखे हैं। अब स्टार्टिंग में मैं क्या बनवाती होती हूँ बच्चों को, उस चैप्टर में देखो, उस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ने, एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, फिर एक एक करके उस सेक्शन पे चल पड़ते हैं। अच्छा, ये मैं आपको चेंजेस का बता रही थी ना बच्चों को, जिन्होंने अभी ओल्ड से न्यू में है, एक आपका 81 और 85, ये दो नए ऐड हुए हैं इसमें, और इतने छोटे से है ना, छुटपुट से हैं। ठीक है जी, तो इतना यहाँ पर है नहीं, एक वो इनकॉर्पोरेशन में बहुत सारे चेंजेस। तो फर्स्ट पेज पे मैंने क्या कर लिया, एक ओवरव्यू कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, देखो ऐसे ही पढ़ती होती थी मैं, जैसे पढ़ती होती थी वैसे पढ़ाती हूँ। ठीक है, फिर ऐसे करके हर एक सेक्शन के फिर मैंने नोट शुरू कर दिए बना लिए, कुछ डिफरेंसेस थे। ठीक है, और ये जहां जहां पे भी कुछ टैबुलर फॉर्मेट में बनता है वहां हम बना देते हैं। और ये देखो, ये वाला सेक्शन आपको दिखा रही थी, टाइम लिमिट के लिए ग्रीन, फॉर्म के लिए अलग, कीवर्ड्स के लिए अलग से। तो ये हो गया हमारा, ऐसे करके हम कुछ बना सकते हैं। ठीक है, अब आपको लास्ट में बताऊं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, स्टडी मटेरियल आपने रेफर किया, है ना, चाहे उसमें मार्किंग कर लो या उसमें साथ में नोट्स बना लो या अलग से आप अपने पूरे नोट्स बना लो। ठीक है, फिर मैं क्या करती हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया या जो न्यूमेरिक लिमिट्स थी, मुझे होता था ये न्यूमेरिक लिमिट्स ना मैं एक जगह पे लिख लूं, या जो फॉर्म्स है वो एक जगह पे लिख लूं। ठीक है, तो मैं क्या करती होती थी, फिर मैंने एक समरी, ये देखो, ये पूरे चैप्टर की समरी है 1 पेज की,
इसमें मैंने कौन कौन सी चीजें लिखी हैं, जहां पे जो भी न्यूमेरिक लिमिट्स एक साथ आ गई, कि अगर मेरे को क्या करना है, फटाफट से मैंने पूरा चैप्टर कर लिया रिवाइज, फिर फटाफट से मैंने समरी बना ली, समरी पे 2 मिनट लगा दी, कि सेक्शन 77 में एक 30 डेज वाली लिमिट थी, और फिर वहां पे एक्सटेंशन वाली बात थी। ठीक है जी, ऐसे करके मैंने एक 1 पेज फिर समरी बना ली। मैं ऐसे खुद पढ़ती भी होती थी और ऐसे ही पढ़ाती होती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं, आप खुद भी कर सकते हो ये चीजें। ठीक है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे 1 पेज में मैंने फिर समराइज कर दिया। ठीक है, और ये देखो मेरी ना हैंड राइटिंग देख रहे हो कैसी है ना। तो कई बार बच्चे कहते हैं मैम आपकी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही, तो इसलिए फिर मैंने ना टाइप करके शुरू किए हैं नोट्स बनाने। नहीं तो पहले मैं हैंड रिटन ही बनाती होती थी। ये देखो यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, ये देखो, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है। अब मैं इसको सारे टाइप करके फिर बच्चों को बनवाती हूँ। तो आप अभी अगर खुद बनाने हैं तो आपको टाइप टूप करने की जरूरत नहीं, आप तो अपने कुछ हैंड रिटन अपने खुद के नोट्स बना सकते हो। ऐसी ग्रीन कलर का वो हाइलाइटर न्यूमेरिक लिमिट्स के लिए, येलो कलर आप अपने वो कीवर्ड्स के लिए, ऐसे हो गया है ना, मैं ऐसे बनाती होती थी पहले। तो क्योंकि अब बच्चों को थोड़ा कहते कि मैम हमें नहीं आती आपकी राइटिंग समझ, तो फिर मैंने वो टाइप फॉर्म में बनाना शुरू किया। ठीक है जी, तो समझ आया आपको ये चीज। हाँ जी, रिद्धि, अभिषेक, ईशा, लिया, यस मैम। भरत। ठीक है, अच्छा हमने अब तक क्या किया, देखो आपको मैं क्या बता रही थी, कि स्टडी मटेरियल मेन हमने रेफर किया। ठीक है, आप चाहे उसी में मार्किंग कर लो, नोट्स बना लो, चाहे अलग से, जैसे मैं अलग से बनाती हूँ नोट्स, वो बना लो। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद क्या करना है, खत्म हो गया। जैसे एक चैप्टर कर लिया आपने, बुक से भी, स्टडी मटेरियल से भी, या जौन सी बुक आप रेफर कर रहे हो, और साथ में आपने अपने नोट्स बना ली। या अगर आपकी बुक ऐसी, उसमें ही बहुत अच्छे से, अगर आपने जो हेल्प बुक ली, अगर उसी में बहुत अच्छे नोट्स बने हैं, तो आपको अलग से बनाने की जरूरत। ठीक है, अच्छा उसके बाद बताओ, आपने चैप्टर कर लिया, क्या ये चीज कंप्लीट होगी? क्या करना है अब आपको इसके साथ, जो आप चैप्टर कर रहे हो है ना, जिसके आपने समझ लिया, आपने नोट्स बना लिए, अब क्या करना है? क्या बात है भरत, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्वेश्चंस करने हैं। ये क्या था, इसमें हमने लॉ को समझा है, समझा है इसमें, वी हैव अंडरस्टैंड, मतलब हमने अंडरस्टैंडिंग ली है, यहाँ पे लॉ को समझा है। क्वेश्चंस में क्या होएगा बताना। हाँ सर, शॉर्ट नोट्स बना पड़ेगा। हाँ रिद्धि, मतलब वो तो शॉर्ट नोट्स वही, मतलब आप चाहे अपने नोट्स बना लो, कोई बात नहीं रिद्धि, कोई बात नहीं। शॉर्ट नोट्स वही, जैसे मैंने आपको बोला कि हम नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे मैंने क्या बनाया इधर, ये देखो, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने स्टडी मटेरियल से पढ़ा, फिर साथ में नोट्स बना लिए, फिर मैंने समरी बनाई, और भी शॉर्ट नोट्स, है ना। ये सब चीजों से क्या हो रहा है, मैं मेरे को लॉ समझने में बहुत आसानी हो रही। अब लॉ अप्लाई कैसे करना है, लॉ समझ तो लिया यहाँ पे, कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर, देन ऑल क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑल क्लियर है, अगर रट्टे लगाने लगोगे तो कुछ नहीं बनेगी बात आपकी, स्पेशली इधर सीए में। और सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, नो सिलेक्टिव स्टडी। ठीक है जी, सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी बिल्कुल भी। ठीक है, एंड नो रट्टा। हाँ, जो न्यूमेरिक लिमिट्स वगैरह है वो तो करनी होती है, और लॉ में देखा जाए ना, जिन्होंने पढ़ा हुआ है लॉ पहले, 30 डेज वाली लिमिट इतनी जगह पे कॉमन है। आरओसी वाली 30 डेज की लिमिट, कुछ चीजें कॉमन होती है, उसको वैसे याद रख सकते हैं लिंकिंग करके। अच्छा, ये तो था लॉ समझने वाली बात, उसके बाद भी लॉ अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इससे क्या समझ लगेगी, लॉ अप्लाई कैसे करना है, लॉ अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, ये पता चलता है इससे कि लॉ को अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस जब हम करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए, बोलो जी, आपने क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है, और आंसर्स आपको पता चल गए कि है ना, आपको ना जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हो ना, आपको एकदम खुद ही स्ट्राइक कर जाता है, अच्छा ये तो वो सेक्शन लगेगा इसके ऊपर, है ना, तो ये लॉ अप्लाई करना आ जाता है। उसके बाद क्या बताओ जरा, जैसे देखो मैंने यहाँ पे ना, जैसे मैं बच्चों को ऐसे क्वेश्चन बैंक देती हूँ बनाकर, ये स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हो गए, देखो ये स्टडी मटेरियल के हो गए, पर मुझे कहीं ना कहीं कम लगते होते हैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। ठीक है, फिर मैं क्या करती होती हूँ, बच्चों को एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देती होती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ और होने चाहिए थे, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दे देती हूँ। हाँ जी, अब मुझे बताओ इसके बाद क्या होना चाहिए, बताओ जरा, बोलो बोलो। अच्छा चैट में लिखे है,
टेस्ट देने, अच्छा लिया ने का टेस्ट, उससे पहले और क्या होएगा? हाँ बिल्कुल ठीक बोला कि टेस्ट, है ना, मतलब सीधा हम बोल सकते हैं कि इसके बाद आपने ये लॉ समझ लिया, अप्लाई कर लिया, अब आपको क्या करनी है? टेस्ट की जगह मैं क्या बोल सकती हूँ? कुछ और बोल सकती हूँ? रिटर्न, बिल्कुल ठीक ईशा। रिटर्न प्रैक्टिस, रिवीजन, रिद्धि ने भी बिल्कुल ठीक बताया। ठीक है, प्रेजेंटेशन, बिल्कुल ठीक, सबने ठीक बताया, है ना। अब आपको क्या करनी है? रिटर्न प्रैक्टिस। ओरली नहीं चलेगी बात, तो किसी भी सब्जेक्ट में रिटर्न प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, अब रिटर्न प्रैक्टिस के देखो अलग अलग तरीके हैं रिटर्न प्रैक्टिस के। एक तो है कि अब जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं मेरी क्लास में, रैंडम जो चैप्टर चल रहा है ना, रैंडम कोई भी उसका एक आधा क्वेश्चन निकाल लिया और लिख लिया, और मुझे वो भेज देते हैं कि मैम बता दो कहाँ पे कमी लग रही है, मैं उनको बता देती हूँ। ठीक है, एक तो आप रैंडमली आंसर्स लिख सकते हो, रैंडमली राइट आंसर्स। इसका क्या मतलब है? आपने कोई भी एक क्वेश्चन उठा लिया, उसका आंसर खुद लिखा और चेक करवा लिया। या अगर आपके पास कोई है नहीं चेक करवाने वाला, तो आप क्या कर सकते हो कि जैसे स्टडी मटेरियल का ही कोई क्वेश्चन उठाया, ठीक है जी, वो अपने हिसाब से लिखा, मैं आपको बताऊंगी आंसर लिखना कैसे। ठीक है, आंसर लिखा, फिर उसको मैच कर लो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और क्या भी है? जैसे आप बोल रहे थे कि मैम टेस्ट, टेस्ट दो, टेस्ट दो। ठीक है, टेस्ट में क्या होगा, आपको ना एक सिर पे डंडा होगा, है ना, वो शेड्यूल बना के दिया जाएगा आपको कि ये चैप्टर्स का है टेस्ट, फिर आप वो पढ़ के जाओगे, फिर आप टेस्ट दोगे। एंड आप टाइम, देखो टाइम भी, आपकी टाइम मैनेजमेंट भी होगी टेस्ट देने से। मैम डेली कितने क्वेश्चन रिटर्न प्रैक्टिस करना चाहिए? रिद्धि ऐसा कुछ डेली है नहीं कि डेली कितना प्रैक्टिस करना है। एक तो है कि सबसे पहले फटाफट से लॉ समझ के क्वेश्चंस सारे देख लो, उसके बाद रैंडमली जैसे आपने चाहे डेली एक क्वेश्चन लिख लो जो रिटर्न प्रैक्टिस है। अब जैसे अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, दूसरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की बात करूं, उसमें अलग रहता है, उसमें तो ढेरों ढेर क्वेश्चंस आपको निकालने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं, है ना। यहाँ पे थ्योरी सब्जेक्ट में थोड़ा ये एक हो जाता है कि चलो अगर क्वेश्चंस हमने देखने हैं तो फटाफट से क्वेश्चन पढ़ा और हमारे को स्ट्राइक कर देगा, अच्छा ये वाला सेक्शन लगेगा, और फटाफट आपने सोल्यूशन से फिर फटाफट पढ़ लिया। ठीक है जी, और आप क्या, अच्छा जब आप क्वेश्चंस करते हो ना, अब जैसे यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बैंक बच्चों को दिया, है ना, मैम रिटर्न प्रैक्टिस चेक भी तो कराना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ, जो रिटर्न प्रैक्टिस है और जो टेस्ट है ना, बिल्कुल आप किसी और के ओपिनियन ले सकते हो, तब आपको कमियां भी पता चलेंगी। अच्छा जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, एक और चीज देखो, क्या चीज आप नहीं करते। अब जैसे सपोज आपका चाहे अकाउंट सब्जेक्ट या कोई और सब्जेक्ट है, सपोज एक सिंगल चैप्टर का ही कई बार होते हैं 50-50 क्वेश्चन होते हैं या 100-100 क्वेश्चन होते हैं। हो सकता है किसी के कम हो किसी के ज्यादा हो, ऐसे हो सकते हैं। अब आप बताओ, जो एक दिन छुट्टी मिलेगी आपको पेपर की, क्या उसमें पॉसिबल है कि आप कंटेंट भी पढ़ोगे सारा जो लॉ लिखा है, प्रोविजन, और हर एक क्वेश्चन भी देख पाओगे? क्या उसमें पॉसिबल है? आप बताओ, इज इट नो मैम। पॉसिबल, बताओ। नहीं ना, तो आप क्या करोगे उस केस में? जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, कुछ क्वेश्चन तो आपको सेम टाइप के नजर आएंगे, आपको क्वेश्चन मार्क करने होंगे। जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे ना, जैसे सपोज यहाँ पे चार्जेस के सपोज 50 क्वेश्चन, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे ना, आप ना मार्क कर लो, कोई भी निशानी रख लो, जैसे गोला लगा दिया या स्टार लगा दिया, मतलब जौन से क्वेश्चन 50 में से आपको कुछ तो सिमिलर ही नजर आएंगे, हर टाइप का एक क्वेश्चन मार्क करो। या जौन से क्वेश्चन में आप अटके थे, जिसमें आपको पता नहीं चला था, आपकी दिमाग की घंटी बजी नहीं थी जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, ये दिमाग की घंटी बजने का यहाँ पे मतलब है कि जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होता है ना, प्रोविजन समझ आ जाती है, तो पता है क्या होता है, तब हम ना जब क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं, तभी दिमाग में घंटी बजती है, अच्छा ये तो ये वाला सेक्शन लगेगा, ये वो वाला सेक्शन लगेगा, ये एकदम स्ट्राइक करता है, और फिर हम मैच देखते हैं, सोल्यूशन पढ़ते हैं और वो सही निकलता है तो बड़ी खुशी मिलती है। अगर वो ना मिले, वो सेम ना हुआ, अलग हुआ, जो क्वेश्चन जिसमें आप गड़बड़ कर रहे हो, या आपको लगा कि नया पॉइंट है, या आपको लग रहा है यार ये मैं फिर से मुझे करना होगा, तो आप उसको मार्क कर सकते हो, गोला लगा लिया उस क्वेश्चन पे ऐसे, या स्टार लगा लिया, कोई भी एक निशानी रख लो। मतलब जब आप फर्स्ट टाइम करोगे, हो सकता है 50 में से आपके 20 क्वेश्चन निकल के आए हो, ये जो आपने मार्क कर लिए कि ये जब मैं सेकंड टाइम रिवाइज करूंगा वो करूंगा। फिर जब आप ये क्वेश्चन सेकंड टाइम रिवीजन में करोगे ना, फिर आपके और कम हो जाएंगे, 20 में से 10 निकल जाएंगे। ठीक है जी, फिर आप फिर से रिवाइज करोगे, ये 10 में से 5 ही रह जाएंगे, फिर वो 5 तो इजिली आप वो एक दिन में भी कर सकते हो। समझ आई आपको?
तो ऐसे आप मार्क करके चला करो, ठीक है। और देखो कीवर्ड्स यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लिया करो, जो सोल्यूशन होता है ना, कि फटाफट, और क्वेश्चन में भी क्या टॉपिक था और फटाफट से सोल्यूशन, क्योंकि पेपर में वो एक छुट्टी में इतना टाइम नहीं होता कि इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूरा पूरा पढ़े और उसका सोल्यूशन पूरा पूरा पढ़े। तो कीवर्ड्स फटाफट से अंडरलाइन कर ली कि अच्छा ये टर्म लोन से रिलेटेड था और इसमें क्या आंसर लग रहा है, ये स्पेसिफिक एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट होगा, मतलब ताकि आपको देखते ही पता चल जाएगा अच्छा ये तो वो वाला पॉइंट था इसमें, चलो आगे, अच्छा इसमें तो ये वाला पॉइंट था, चलो आगे। तो आपको ऐसे मार्किंग करनी होगी, क्वेश्चन भी सिलेक्ट करने होंगे, ठीक है, क्योंकि नहीं टाइम होता। अकाउंट्स में तो एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन तक भी कई बार होते हैं। ये चीजें आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हो, आपको छांटने पड़ेंगे, सिलेक्ट करने पड़ेंगे हर हर रिवीजन में कि कौन से क्वेश्चन है अब जो मैंने करना है। मैं ऐसे ही पढ़ती होती थी, और जितनी बार रिवाइज करती थी ना, वो निशानी, वो आइकन अलग होता था। जैसे पहले रिवीजन में गोला हो गया, फिर दूसरे में स्टार हो गया, फिर तीसरे में उसी के आगे एक और स्टार लगा दी, डबल स्टार हो गया, तीसरे में एक और स्टार लगा दिया। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी कम होते जाते थे। हाँ जी, समझ आया आपको? बोलो जी बच्चों, बोलो, ये चीज समझ आई? हाँ जी, यस मैम। बोलो जी। यस मैम। ठीक है, तो ये ना बहुत जरूरी है, तभी बच्चे कहते हैं मैम हमारा सिलेबस नहीं हो रहा, फिर कहते हैं मैम अगर सिलेबस हो रहा है हम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। ये चीज की प्लानिंग डे वन से ही करके चलनी होती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बात करें थे रिटर्न प्रैक्टिस की, चाहे डेली आप एक आंसर लिख लो, ठीक है जी। और अगर आप कहीं से पढ़ रहे हो तो उनसे चेक करवा लो, या अगर आप नहीं लिख पा रहे तो जहां से आपने देखा है वो क्वेश्चन उसके सोल्यूशन से चाहे मैच कर लो अपना, मतलब एक अगर बेटर होगा कि अगर किसी से वो आंसर आप उसका ओपिनियन ले लो। अगर आप पढ़ खुद रहे हो तो बाद में आप क्या कर सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा लो कहीं पे। अगर आप पहले सेल्फ कर रहे हो ना, आप क्या कर सकते हो, बाद में टेस्ट सीरीज लगा लो। उससे क्या होगा, देखो टेस्ट टेस्ट देने से क्या होगा, ठीक है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं भी लगा रहे, आप पता है क्या कर सकते हो, जो मॉक टेस्ट होते हैं या पिछला कोई पेपर निकाल के पेपर सॉल्व कर लिए, फिर आपने किसी अपने सीनियर से या किसी से चेक करवा लिया। अगर आप पूरा पूरा वो टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर रहे, आप पेपर जरूर सॉल्व करो टाइम लगा के। ये टेस्ट देने से पता है क्या होता है, एक तो आपकी रिटर्न प्रैक्टिस होती है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट होता है। टाइम मैनेज करना आएगा कि 3 घंटे में कितना पेपर हो रहा है आपका, स्पीड बढ़ेगी आपकी, पता चलेगा, ठीक है जी। क्या है यहाँ पे, कोई स्टूडेंट अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है एंड डाउट और पेपर चेकिंग कहाँ से करें, कोई बात नहीं डियर, आप मेरे को कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये सेशंस तभी हमने रखे हैं, ऑल दीज आर फ्री मेंटरिंग सेशंस, कि बच्चों को कुछ गाइडेंस मिल जाए, चाहे वो खुद से पढ़ रहे हैं चाहे किसी और से पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। दैट इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप कभी भी मेरे से कुछ भी पूछना है या कुछ भी ओपिनियन लेना है, कुछ भी है ना, कभी भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तभी है, अगर बच्चों हमारे सी होने का सच में कोई फायदा नहीं है अगर हम आपकी हेल्प ही ना कर पाए, है ना, अगर हम अपने जूनियर्स की हेल्प ही ना कर पाए, है ना। हमारे पेरेंट्स ने भी यही बोला है कि तुम्हें पढ़ाया है ना, मतलब कुछ दूसरों का भी भला करो, है ना, कि गिव बैक टू द सोसाइटी। ठीक है, पहले आप भी अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, फिर कुछ ना कुछ जरूर अपनी सोसाइटी के लिए कुछ करना, है ना जी। तो ऐसी थोड़ी सी अगर हम आपका 1 या 2% अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए आपकी लाइफ में, आपके करियर में, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी, ठीक है जी। आओ जरा फिर, ठीक है, इधर मैं क्या बोल रही थी, टेस्ट देने से बच्चों क्या होता है, एक तो आपका ना सिलेबस भी कवर साथ साथ हो जाता है, रिवाइज हो जाता है, रिटर्न प्रैक्टिस हो जाती है, टाइम मैनेज हो जाता है, आपको पता चलता है कितनी देर में कितना आपका पेपर हो रहा है। और मैंने ना ये देखा है, जैसे अगर फर्स्ट टेस्ट आपने दिया, आपकी बहुत गलतियां आपको पता चलेंगी, फिर आप वो गलतियां रिपीट नहीं करते जब आपका सेकंड टेस्ट होता है, फिर और कम हो जाती है, और कम हो जाती है, फिर तीसरे चौथे टेस्ट पे तो आपकी एकदम परफेक्शन आ जाती है, आंसर कैसे लिखना है, टाइम का भी पता चल जाएगा कितना आंसर आप लिख पा रहे हो, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। बच्चे कहते हैं मैम हमारा ना पेपर पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ, बच्चों का कई बार कॉल आता है कि मैम वो 3 घंटे में हमारा पेपर कंप्लीट ही नहीं हुआ। बच्चे पता है क्या करते हैं, मैं उनको पूछती हूँ पहले की थी रिटर्न प्रैक्टिस, नो मैम। वो पता है रिटर्न प्रैक्टिस कब करते हैं, वो जो उनका फाइनल डे होता है पेपर वाला, उसी दिन 3 घंटे की उनकी रिटर्न प्रैक्टिस भी चल रही होती है, फाइनल पेपर भी चल रहा होता है, वो पहली बार लिखना ही तब कर रहे होते हैं शुरू। तो ऐसी ये गलती आप प्लीज मत करना बच्चों, आपने नहीं करनी, गलती रिक्वेस्ट कर रही हूँ सबसे, अपना फ्यूचर नहीं खराब करना, ठीक है, चाहे आपने कर ली पढ़ाई पहले या नहीं की, शुरू करनी है,
ठीक है, तो ये गड़बड़ नहीं करनी है आपने। ठीक है जी। तो अपनी रिटर्न प्रैक्टिस पहले करनी है। बच्चे ये गलती कर रहे हैं, 3 घंटे की सीधा प्रैक्टिस अपने पेपर वाले दिन ही करे, फिर उनका पूरा नहीं हो पाता पेपर, या गलती नहीं पता चलती, है ना। ये गलती नहीं करे। हाँ जी, यहाँ तक समझ आया बच्चों आपको? बोलो जी बोलो। यस मैम। जहां तक समझ आया? यस मैम। ठीक है, अब हम कहाँ चलते हैं कि आंसर कैसे लिखना होता है। करें वो वाला पार्ट शुरू, कि आंसर कैसे लिखना होता है। यस मैम। करें? ठीक है, चलो फिर वो देखते हैं कि आंसर कैसे लिखते होते हैं। ठीक है, तो आओ जरा एक बार आपको बताऊं कि आंसर लिखते कैसे होते हैं, कि प्रेजेंट कैसे करना होता है आंसर, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर। ठीक है, और एक बात सुन लो मेरी। ठीक है, प्रेजेंटेशन मतलब हम कहते हैं कि आपका ना पेपर प्रेजेंटेबल होना चाहिए। एक ये ना मिसकंसेप्शन है, मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं बच्चे। इसका मतलब ये नहीं होता कि हमने सजा सजा के लिखना है। ए लिख रहे हैं तो ए को बड़ा ऐसे सजा सजा के लिख रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं होता। वेल प्रेजेंटेड का ये नहीं मतलब होता कि सजा सजा के पूरा हम बना बना के लेटर्स लिखते हैं। वो नहीं मतलब होता। वेल प्रेजेंटेड का मतलब होता है ऐसा पेपर आप लिख कर आओ ताकि ना जो पेपर आपका चेक कर रहा है उसका दिल खुश हो, है ना। वो खुशी से आपका पेपर चेक करे, उसको रोना ना है जब आप पेपर चेक कर रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा पेपर लिख कर आना है ताकि सामने वाला जो आपका पेपर चेक करे वो इम्प्रेस हो जाए। बस वो ऐसे बस मक्खन की तरह बस आपको बांटता जाए आंसर, है ना। आपका पहला आंसर होना चाहिए जिसमें आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे आता है। आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे आता है। ठीक है जी, पहला आंसर वो होना चाहिए। पहले मतलब 2-3 आंसर्स वो लिखो जो आपको पता है कि पूरी तरह आपको आता है। ठीक है, उससे क्या होता है मैम, मैंने सुना है कि इंटरमीडिएट में आंसर मॉड्यूल से ज्यादा मैच करना चाहिए। उस पे भी आती हूँ रिद्धि मैं। ठीक है, मेन तो रिद्धि आपका बेस क्या होता है, मॉड्यूल ही होता है। ठीक है, आईसी स्टडी मटेरियल ही होता है। ठीक है, और जैसे जो मेन होता है, जो वर्डिंग्स होते हैं वो कुछ होते हैं, कीवर्ड्स हमने पिक करने होते हैं। हमने कीवर्ड्स पिक करने होते हैं, उसको कीवर्ड्स लेके आप अपनी जैसी भी आपको इंग्लिश आती है, आपको जैसी भी इंग्लिश आती है वो इंग्लिश सेंटेंसेस बना दो वो कीवर्ड्स को लेके। ऐसा कुछ नहीं है वर्ड टू वर्ड हमने रट्टा लगाना है या मैच करना है स्टडी मटेरियल से। कीवर्ड्स वो प्रोविजन आपको पता होनी चाहिए, अपनी जैसी मर्जी इंग्लिश में आपको समझाना है बस। एक ये रहता है बच्चों को कि मैम आईसी स्टडी मटेरियल से वर्ड टू वर्ड मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप प्रोविजन समझाओ, जो पेपर चेक कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में समझा दो। हाँ, उसमें वो जो 30 दिन है, वो जो लिमिट है कीवर्ड्स है वो उसमें होने चाहिए। ठीक है, समझाओ जैसे मर्जी, मतलब सेम निकल के आना चाहिए। ठीक है, अब हम कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आंसर कैसे लिखना है ना। तो आओ जरा एक वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रही थी कि ऐसा पेपर लिख के आना है कि जो जो पेपर चेक कर रहे हैं ना वो इम्प्रेस हो जाए, उसको ये फील होने लग जाए यार पहले आंसर पढ़ते ही, यार इसको तो सब आता है, इसको तो हर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको तो सब कुछ ही आता है ना। तो मतलब वो ना फिर इतना वो मतलब इम्प्रेस हो जाता है, खुशी से नंबर दी जाता है फिर आगे आगे भी। ठीक है जी, बड़ा उसका मूड आपने अच्छा रखना है, ऐसा पेपर लिख कर आना है। वेल प्रेजेंटेड पेपर का मतलब ऐसा पेपर लिख कर आओ ताकि जो पेपर चेक करो उसका दिल खुश रहे, वो खुशी से आपका पेपर चेक करे, उसको रोना ना आए, गुस्सा ना चढ़े, है ना। खुशी से आपको आंसर पे वो मार्क्स देता जाए। ठीक है, तो आओ जरा एक बार बताऊं कि आपको लिखना कैसे होता है। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं कि आंसर की प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए। ठीक है जी, आंसर को लिखना कैसे होता है, क्या क्या उसमें चीजों का ध्यान रखना होता है। ठीक है, अच्छा और एक और चीज सुनो यहाँ पर। एक तो जो आपका वो पेज होता है ना, जो आपका पेज होता है जैसे इधर मार्जिन होता है ना, फिर आपकी इधर लाइंस होती हैं, है ना, ऐसे करके। और ऊपर भी आपका एक मार्जिन होता है, ऐसे होता है ना आपका। तो आपको क्या करना है, एक तो टॉप पे जो भी आप आंसर लिखो, अब जैसे ना आपका आपका जो पेपर पैटर्न की अभी एक नोटिफिकेशन आ जाएगी, जब भी आए चलो ठीक है ना। अब जब भी आएगी, ठीक है जी, हमारे को किस चीज का ध्यान रखना है इधर बताओ जरा। कि जो भी चलो पेपर पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन 1 है, उसके सपोज ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, ऐसे करके। ऐसे क्वेश्चन 2 के कितने हैं, ए है बी है, चलो 2 पार्ट है। क्वेश्चन 3 के चलो ए है बी है सी, ऐसे पार्ट, ऐसे करके पार्ट्स होते हैं क्वेश्चन के। अभी यही तो पैटर्न आना है ना अभी, कि कितने क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का कितना पार्ट होगा, वो भी नोटिफिकेशन अभी आनी। तो आपको जब भी कोई एक तो जो 15 मिनट्स का टाइम मिलता है ना, फटाफट से एक तो क्वेश्चंस पढ़ लो।
ठीक है, एंड ऑर्डर डिसाइड कर लो कि सबसे पहला कौन सा करना है। आप उस वे में ऑर्डर डिसाइड करो कि जो आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है जिस क्वेश्चन पे, है ना, वो पहले सॉल्व कर, वो पहले लिखो। उस वे पहले फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, फिर ऑर्डर देख लो कि जैसे आपको लगा यार सबसे पहले तो क्वेश्चन 2 करूंगी मैं, फिर मैं क्वेश्चन नंबर ये 3 करूंगी, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 करूंगी। और यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैंने चूज किया है ना कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन 2 सॉल्व करूंगी, आप ऑर्डर जैसे मर्जी में कर सकते हो, जौन सा मर्जी क्वेश्चन पहले पिक करके कर सकते हो। पर अगर आपने पिक किया ना कि क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हो, तो इसके सारे पार्ट्स एक साथ करने होंगे आपने। ये नहीं कि फर्स्ट पेज पे आपने कर दिया 2A, फिर उसके बाद आपने कर दिया 3A, फिर उसके बाद 2B। ये गलत है, ऐसे नहीं करना होता। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, फिर उसके सब पार्ट्स आपको करने हैं एक जगह पे सॉल्व। समझ आया आपको? देखो अब जैसे मैंने कहा कि मुझे क्वेश्चन 2 करना है सॉल्व, तो मैं यहाँ पे टॉप पे भी देखो, कई बार क्या होता है कि जो पेपर चेक कर रहा होता है ना, कई बार उससे कहीं उससे स्किप ना हो जाए। बच्चे पता है क्या लिखते हैं, सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं जैसे आंसर 2 और इसका A पार्ट हो गया। ठीक है जी, आंसर 2 A पार्ट हो गया, इधर लिखते होते हैं मार्जिन। मैं बच्चों को बोलती हूँ ऊपर टॉप पे भी लिख दो आंसर 2, और कौन सा पार्ट करे ऊपर भी लिख दो, ताकि बड़ा बड़ा लिख दो ऊपर भी, ताकि ना गलती से भी जो आपका पेपर चेक कर रहा है उससे कहीं स्किप ना हो, उसको ये ना लगाओ कि सेम ही आंसर चल रहा है। मार्जिन में तो लिखो, टॉप पे भी लिख दो आंसर नंबर और उसका कौन सा पार्ट कर रहे हो, है ना, फिर अपना आंसर लिखो। और जब ये खत्म हो जाए या जौन से भी पेज पे खत्म हो जाए, हर क्वेश्चन का हर पार्ट नई पेज से शुरू करो। हर क्वेश्चन नए पेज से शुरू करना है आपने, एंड हर क्वेश्चन का नया पार्ट नए पेज से शुरू करो। जैसे यहाँ पर हो गया आंसर 2A, ये सपोज एक पेज में खत्म हो गया या 1.5 पेज में हो गया, 2 में। अब नया पेज निकालो। ठीक है, अब वहां पे क्या करो, आंसर 2B। ठीक है, और इधर आंसर 2B लिख के अपना इधर स्टार्ट करो। समझ आया? आप ऑर्डर कोई भी स्टार्ट कर सकते हो, पर उस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स एक साथ होने चाहिए। अब चाहे आप बी पार्ट पहले कर दो, बाद में ए कर दो। आप समझ रहे हो मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूँ? कि ऑर्डर क्वेश्चन कोई भी पिक कर लो, पर उसके जो पार्ट्स है ना वो एक साथ होने चाहिए। उसमें भी आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ए पार्ट कर लिया पहले बी, या बी कर लिया ए। ठीक है, अब जैसे सपोज फिर मैंने कहा कि अब मैंने कौन सा करना है, थर्ड क्वेश्चन। फिर आप थर्ड क्वेश्चन पिक करो, A B C, वो जौन से मर्जी ऑर्डर में करो, पर एक साथ होने चाहिए अगला नया क्वेश्चन आने से पहले। ये समझ लगा या नहीं, आप बताओ जरा। हाँ जी बच्चों, ये चीज समझ लगी आपको? हाँ जी रिद्धि, भरत, यस मैम। अभिषेक, ईशाली, है ना, समझ लगी ना ये वाला? तो ये गड़बड़ नहीं करनी। अगर आपने ऐसा कर दिया ना आंसर 2A फिर आंसर 3B, वो गड़बड़ हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन पिक कर लो और उसके सभी पार्ट्स एक साथ खत्म होने चाहिए, मतलब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो सभी पार्ट्स के बाद होना चाहिए। ये है, वो पार्ट्स से चेंज कर लो, पहले बी पार्ट कर लिया 2 का या ए पार्ट, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, ये चीज है। आओ जरा आगे देखें। ठीक है जी, अब जैसे आपको मैं क्या बताती हूँ, जैसे आपको ना मैं इधर बताती हूँ, जैसे सपोज ये किसी का आंसर लिखा हुआ है ना, ये देखो, जैसे किसी बच्चे का आंसर है, तो यहाँ पर मैंने उसको बोला था इधर भी लिख दिया उसने आंसर 2B। ठीक है, मतलब ऐसे मार्जिन पे ऊपर भी लिख दो और इधर भी लिख दो आंसर 2B, दोनों जगह लिख दो। ठीक है जी, अब मैं आपको क्या बताऊंगी कि आंसर लिखना कैसे। ठीक है, और ज्यादातर आपके ना ये देखो लॉ जो सब्जेक्ट है ना बच्चों, ठीक है, इसमें ना ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड आती है। व्हाट आर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन? जिसमें कहानी सी दी होती है, इसने ये किया उसने वो किया, आप बताओ आप क्या करोगे उसमें, ना केस स्टडी बेस्ड ज्यादा होते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। एंड बच्चों सच में यहाँ पर सिचुएशन, हाँ बिल्कुल दीदी, सिचुएशन दे दी या कहानी सी बता दी। एंड बच्चों सच में लॉ सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। कहानी की तरह पढ़ो उसको, स्टोरी की तरह। इजी बनाने के लिए इजी इजी अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, कलरफुल नोट्स बनाओ, एंड उसको इंग्लिश टू हिंदी करके समझा करो। बहुत इजी हो जाएगा, इंग्लिश टू हिंदी करके समझोगे और इजी हो जाएगा। अब देखो आंसर लिखना कैसे। हम ना यूजली आंसर जो केस स्टडी बेस्ड होते हैं हमारे आंसर, उसको 4 पैराग्राफ्स में बना के लिखते हैं। जैसे सपोज ये हमारा वो है पेज, है ना, ये मार्जिन हो गया, एक ऊपर हो गया, और इधर वो लाइनें होगी सारी। अब जो हम आंसर लिखते हैं ना यूजली जो लॉ में जो केस स्टडी बेस्ड होते हैं, 4 पैराग्राफ्स में बना के लिखते होते हैं।
ठीक है, अब जैसे पहला हो गया पैराग्राफ, प्रोविजन। प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन मतलब क्या? प्रोविजन का मतलब क्या कि जो कौन सा सेक्शन अप्लाई हो रहा है, कौन सा एक्ट, कौन से एक्ट का कौन सा प्रोविजन अप्लाई हो रहा है ना। इसको थोड़ा सा और मैं आपको क्लियरली लिखती हूँ कि प्रोविजन, प्रोविजन, ठीक है। प्रोविजन हेडिंग डाल दो, अब चाहे इसके आगे डैश लगा के लिखना शुरू कर दो या इसकी नेक्स्ट लाइन से शुरू कर दो लिखना। ठीक है, अब क्या लिखोगे यहाँ पर, जैसे एज पर सेक्शन 123 ऑफ कंपनीज एक्ट, है ना, जो भी प्रोविजन अप्लाई हो रही है आपके वो क्वेश्चन में, अपना वो यहाँ पर समझा दो कुछ लाइंस में, ये प्रोविजन हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, सेकंड पैराग्राफ किसका होगा, फैक्ट्स ऑफ द केस। इसका क्या मतलब होता है फैक्ट्स ऑफ केस का? फैक्ट्स ऑफ केस का क्या मतलब होता है? बोलो जी बोलो। पहले तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको इंग्लिश को हिंदी करो। और मैं पता क्या करती थी, इतने इतने ना आते आते पेज की, पूरे पूरे पेज की कई बार कहानी सी दी होती थी, मैं तो ऐसे ना टाइमलाइन सी बना लेती थी कि ये बंदा था उसने ऐसे किया, दूसरे ने ऐसे किया, है ना। तो मैं तो टाइमलाइन बना के समझ लेती थी आंसर। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझो, जल्दबाजी मत, भगाओ मत। चाहे पेंसिल से अपना वो डायग्रामेटिकली समझो, जैसे मर्जी, उसको इजी वे में बनाओ। मैं तो टाइमलाइन सी बना लेती थी। बिल्कुल ठीक रिद्धि। फैक्ट्स ऑफ द केस का मतलब जो वहां पे कहानी या केस स्टडी दी हुई है उसको थोड़ा सा बता दो, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो, है ना, कि ए ने ऐसे किया, बी ने ऐसे किया, जो वहां पे कहानी सी दी है थोड़ा सा उसको यहाँ पे समराइज सी कर दो, है ना। जैसे इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, इन द गिवन केस, है ना, इन द गिवन केस ए हैज डन दिस, बी ने ऐसे किया, तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ लाइंस में इसको कर दिया हमने elaborate। हाँ, केस को एक्सप्लेन कर दो, जो भी केस स्टडी दी है। बिल्कुल ठीक। फिर आगे थर्ड पैराग्राफ किसका हो जाएगा, और देखो अच्छा अच्छा खुला खुला लिखना है हर, यहाँ पे जैसे इसके बाद इधर लाइन छोड़ दी, है ना, फिर ये लिखने के बाद इधर एक लाइन छोड़ दी। फिर आगे क्या है हमारा, देखो, एनालिसिस। एनालिसिस का क्या मतलब होगा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ऊपर हमने बता दी ये प्रोविजन अप्लाई होगी, सेकंड में हमने केस के बारे में बता दिया, अब थर्ड में ये प्रोविजन कैसे अप्लाई हो रही है। हाँ, कंक्लूजन, वो चौथा होगा कंक्लूजन हमारा। मतलब ये वाली प्रोविजन ये केस के ऊपर कैसे अप्लाई हो रही है, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाइंग द प्रोविजंस, है ना। हमें ये पता लगा इसके ऊपर ऐसे करना चाहिए था, उसके ऊपर ऐसे करना चाहिए था, मतलब इसको ऐसे ऐसे आगे समझा सकते हैं, ऐसे ऐसे डॉट डॉट नहीं डालना, मतलब आगे इसको लिखोगे मतलब आप। ठीक है, फिर ये समझा दिया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या डालोगे लास्ट में, बताओ क्या होता है लास्ट में। हाँ जी, एनालिसिस में क्या एक्सप्लेन करेंगे मैम। हाँ, एनालिसिस में ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो प्रोविजन है ये केस के ऊपर कैसे अप्लाई हो रही है ना, वो थोड़ा सा बताएंगे कुछ लाइंस में, कैसे अप्लाई हो रही है। ठीक है, वो बताना होता है। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, कंक्लूजन, कंक्लूड कर दो, जो पूछा था उसको एक दो लाइन में यहाँ पे कंक्लूड कर दो। हाँ जी, क्या चीज रिपीट करूं रिधि, बोलो जी बोलो, क्या चीज रिपीट करूं। अच्छा, कि ये कैसे करना है प्रोविजन में, मतलब कौन सा एक्ट का कौन सा प्रोविजन यहाँ अप्लाई होगा वो लिख दिया, है ना। फिर उसके बाद हमने, हाँ बता रही, उसके बाद फैक्ट्स में हमने लिख दिया कि केस में क्या गिवन था, क्या कहानी बता दो ना जो केस की थी। उसके बाद एनालिसिस, मतलब वो प्रोविजन कहानी पे कैसे अप्लाई हो रही है वो बता दो, है ना। जैसे वो कहते हैं डिविडेंड में इतना परसेंट रिजर्व्स का होना चाहिए या उसमें से इतना निकाल सकते हैं, तो हमने वो प्रोविजन बता दी और केस स्टडी बता दी, उसको ऊपर अप्लाई कैसे होगा वो समझा दिया। कंक्लूजन में बस एक दो लाइन में कंक्लूड कर दो कि हाँ बस ये चीज थी जो पूछी थी। ठीक है, आगे समझ, ठीक है रीति, ठीक है। तो ऐसे करके चार पैराग्राफ्स में ऐसे अंडरलाइन करके नेक्स्ट पैराग्राफ से या उसी के आगे डैश करके ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है जी, और सुनो यहाँ पर बात, और सुनो यहाँ पर बात। ठीक है, जब आप लिख रहे होते हो ना, जिस पेन से आप लिख रहे होते हो, जैसे ब्लैक पेन से आप लिखते हो, है ना, ब्लैक जिस भी पेन से आप लिख रहे हो, आप ना कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिया करो यहाँ पर। आप क्या कर दिया करो यहाँ पर, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिया करो। ठीक है, कीवर्ड्स अंडरलाइन कर दिया करो इधर,
जैसे यहाँ पे सेक्शन हो गया, या जो भी प्रोविजन में जो मेन कीवर्ड्स आपको लग रहा है, कीवर्ड मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड्स, आप पता है क्या आसान कर दोगे काम किसके लिए, जो पेपर आपका चेक करे वो कहेगा वाह एक तो बड़े अच्छे से लिखा है, और साथ में कीवर्ड्स भी अंडरलाइन, उसका काम आसान हो जाएगा, वो सिर्फ आपके कीवर्ड फटाफट से टिक 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 करके आपको नंबर दे देगा। ठीक है, तो जो प्रोविजन में फैक्ट्स एनालिसिस कंक्लूजन में जो भी कीवर्ड्स हैं अंडरलाइन करो, है ना, अंडरलाइन कीवर्ड्स। और जरूरी नहीं है आप पेंसिल बॉक्स से पेंसिल निकालो घटो उसको फिर करो, जो पेंसिल लिख रहे हो उसी के साथ ही लिखते लिखते बस अपना अंडरलाइन कर दो। ठीक है, बस ऐसा करना जैसे कि इधर आपको बता रही थी ना मैं, ये कहाँ पे गया, जैसे ये है, ये देखो मैं बच्चों को टेस्ट बना के देती हूँ, फिर बच्चे आंसर लिखते हैं, है ना, फिर मैं चेक करती होती हूँ उनका। ठीक है, जैसे जिस पेन से आप लिख रहे हो ना उसी से अंडरलाइन कर दो। अब जैसे यहाँ पे ना पता नहीं चल रहा, तो मैं बच्चों को क्या बोलती हूँ, ये लाइन पे मत अंडरलाइन किया करो, जिस लाइन पे लिखो थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर दिया करो ऐसे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे बैंकर था, बैंक हल्का सा नीचे कर दिया करो ताकि दिखे भी। ठीक है, समझ आया आपको, ये चीज थी। और मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पर, ये देखो आओ जरा इधर। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम हो, देखो पेपर में अगर आपके पास टाइम कम हो बच्चों, ये प्रेजेंटेशन आप ना तभी कर पाओगे अगर आप पहले रिटन प्रैक्टिस कर रहे हो। सीधा लास्ट डे पे फाइनल डे पे ये नहीं होती चीजें। ठीक है, अच्छा आप देखो सपोज आपके ना जो फाइनल पेपर है, अब आपका उसमें टाइम कम है आपको लग रहा है ना, अब देखो घड़ी जब भी आप टेस्ट भी दोगे ना घड़ी डाल के देना, है ना, तभी आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, अब देखो सपोज आपके पेपर में क्या हो रहा है, आपका टाइम आपको लग रहा है कम, और आपका पेपर पड़ा है अभी काफी सारा, तो आप पता है क्या कर सकते हो उस केस में, फिर आपको ना देखो दो ऑप्शंस है। एक तो है कि जैसे फैक्ट्स ऑफ द केस और एनालिसिस है, आप ना ये दो अलग अलग की जगह एक ही हेडिंग डाल दो, क्या, एनालिसिस ऑफ केस, या सिर्फ एनालिसिस। ठीक है जी, आप ये दो की जगह यहाँ पे एक सिंगल हेडिंग डाल दो एनालिसिस, उसी में थोड़ी सी लाइंस में वो केस स्टडी एक्सप्लेन कर दो और प्रोविजन कैसे अप्लाई हो रहा है वो कर सकते हो। टाइम कम हो तो ये दो पैराग्राफ की जगह एक पैराग्राफ बना दो एनालिसिस का। और भी कम टाइम हो, आप पता है क्या कर सकते हो, जैसे ये हेडिंग्स मैंने लिखी है आपको हेडिंग लिखने की जरूरत ही नहीं है, है ना, जैसे यहाँ पे मैंने ये हटा दिया, है ना, सपोज यहाँ पे मैंने हटा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग पैराग्राफ्स बना दिए, है ना, जैसे आपको यहाँ पर दिखा रही थी मैं इधर, इधर आंसर में, है ना, ये बच्चे ने इसके पास टाइम कम था तो इसने हेडिंग नहीं बनाई पर पैराग्राफ फॉर्म में इधर लिख दिया, ये देखो एज पर प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 123 या अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, फिर इसने यहाँ पे केस स्टडी समझा दी। ठीक है, उसके बाद अप्लाइंग एनालिसिस पार्ट बता दिया। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन दे दिया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हमारे को कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, मतलब हमारे को ना थोड़ा सा वो ये अप्लाई करना पड़ेगा अपना ब्रेन भी। ठीक है, कि वेल प्रेजेंटेड भी बनाना है पर साथ में पेपर भी करना है कंप्लीट, मैम 2-3 मार्क्स की केस स्टडी में के लिए भी सेम करना चाहिए। डियर वही तो अब हम वेट कर रहे हैं ना पेपर पैटर्न का, कि कितने क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के कितने पार्ट होंगे, और हर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, उनका हर पार्ट कितने नंबर का होगा। ठीक है, तो मैं वही तो कह रही हूँ ना, और नंबर ऑफ मार्क्स के ऊपर भी बिल्कुल केस स्टडी का वेटेज कितना होता है, बिल्कुल वही तो अब हम पता करना है ना रिद्धि और बाकी बच्चों, उसी की तो वेटेज हमारे को वेट है अभी किसकी, नोटिफिकेशन की, है ना, पेपर पैटर्न एग्जैक्ट क्या होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने पार्ट्स होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, है ना, तो आपके एमसीक्यूज भी रहने वाले हैं, यहाँ पर एमसीक्यूज भी होंगे आपके पेपर में, है ना। तो वही चीज है, अभी उसकी नोटिफिकेशन की वेट है एग्जैक्ट पेपर पैटर्न की। हाँ, अब जैसे कोई आप कह रहे हो कि मैम 1 नंबर के लिए 2 नंबर के लिए भी इतना सब करें, बच्चों वही है ना, अगर टाइम कम हो आप हेडिंग मत डालो, लिखना तो वही सब है ना आपको, अलग अलग पैराग्राफ में लाइन छोड़ के कीवर्ड्स अंडरलाइन करके लिखते जाओ फिर। ठीक है, अब वो आपको तब ऑन द स्पॉट वैसे डिसीजन लेना होगा जैसे टाइम होगा। हाँ, नंबर कितना है, क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आपको कैसे लिखना है ना, तो मेन आपका यही रहता है ज्यादातर। ठीक है, वो आप पर एज पर टाइम और नंबर ऑफ मार्क्स कितने, नंबर ऑफ मार्क्स कितने क्वेश्चन को, वो अकॉर्डिंगली फिर वो चीजें बदल जाती हैं। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक आया समझ में, बोलो जी बोलो बच्चों, यस मैम। बोलो बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंटेशन। अच्छा मैं आपको ना अपनी हैंड राइटिंग की बात कर रही थी, अब आपको मेरी थोड़ी सी लगी है ना अजीब सी हैंड राइटिंग, बताओ लगती है कि नहीं, मेरी लगी हैंड राइटिंग अजीब सी, बताओ जरा, बोलो जी, लगी या नहीं।
हैंड राइटिंग अजीब, बोल सकते हो, मैम नो सोनी। प्रॉब्लम। थोड़ी सी लगी ना, तो मैं वही कह रही हूँ कि ना मेरी राइटिंग बहुत अच्छी भी नहीं है, हाँ बहुत ज्यादा अच्छों में नहीं आती, बहुत ज्यादा बुरा, मतलब मिड है। पर काफी बार ऐसे होता है कि समझ नहीं आती कई बार बच्चों को, है ना, ऐसे हो जाता है कई बार, है ना, तो मुझे बड़ा ऐसे फ्रेम करके लिखना पड़ता है कई बार। तभी मैंने टाइप फॉर्म में शुरू किया नोट्स बनाने। तो मैं अपनी राइटिंग का बच्चों में यही बोल रही हूँ आपको कि वेल प्रेजेंटेड पेपर का मतलब ये नहीं होता कि आप सुझाव सुझाव के बुरा लिख रहे हो। अब आपको बताया ना कि वेल प्रेजेंटेड का मतलब क्या होता है ना। और सबसे पहले वो आंसर्स लिखो जो आपको कॉन्फिडेंस है जिसमें, ताकि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े, वो चीज का ध्यान रखना है। अपना आंसर नंबर टॉप पे भी लिख दो, मार्जिन में भी लिख दो, पैराग्राफ्स में बनाकर लिखो, लाइनें छोड़ो, खुला खुला लिखो, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो। और जहां तक वो सेक्शन नंबर की बात है बच्चों, सेक्शन नंबर ना जितनी आप ना साथ में रिवाइज कर रहे होते हो, टॉपिक्स पढ़ रहे होते हो, वो सेक्शन नंबर अपने आप ही याद हो जाते हैं। एंड बच्चे पूछते थे मैम सेक्शन नंबर जरूरी है? बच्चों अगर सेक्शन नंबर साथ में लिखते हो ना आप, ठीक है, मतलब ये ना आप ना जैसे पढ़ रहे हो, जितनी आप रिविजन्स करते हो, ये चीजें अपने आप याद होती जाती हैं विद प्रैक्टिस विद रिविजन्स। और अगर इम्पैक्ट क्या होता है वो बताती हूँ, अगर आप अपने आंसर में ना विद सेक्शन नंबर लिख रहे हो, तो पता है क्या, जो पेपर चेक कर रहा होता है और भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, वाह ये बच्चे का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है और सेक्शन नंबर के साथ इसको पता है, वाह कमाल ही होगी, ऐसे इंप्रेशन पड़ता है। पर आंसर में सेक्शन नंबर बच्चों तभी लिखो, ध्यान से सुनना बच्चों, आंसर में सेक्शन नंबर तभी लिखना ओनली इफ यू आर 100% श्योर। अगर आप 100% श्योर हैं, कॉन्फिडेंट हैं, तभी आप वहां पर सेक्शन नंबर लिखिए, नहीं तो मत लिखिए, क्योंकि गलत के नंबर कट सकते हैं। सही के क्या है, सही के बेशक कुछ अगर एडिशनल नंबर नहीं है, पर वो उसके ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, अकॉर्डिंगली वैसे नंबर देता जाएगा आगे आपको। ये समझ लगी आपको? बताओ जी बच्चों, बताओ, बोलो जी बच्चों, समझ लगी ये वाली? यस मैम। हाँ जी, रिद्धि भरत अभिषेक ईशा एंड लिया, समझ लगी? यस मैम। हाँ जी। तो और अच्छा, मैं ना अपनी राइटिंग वाली बात कर रही थी सच। मेरे को ना मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि यार तेरी इतनी गंदी राइटिंग, तू सीए कैसे बन गई? तो वही है ना कि सिर्फ हैंड राइटिंग सजा सजा के वो लिखने का मतलब नहीं होता वेल प्रेजेंटेड, और बहुत चीजें होती हैं, ठीक है, जो हमारे को ध्यान रखनी पड़ती है जब हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो ये ना आपका एक वो रूट है बच्चों, जो हमने अभी देखा है कि कैसे आपको लॉ को पढ़ना है ना। तो वही अगर इसको थोड़ा सा मैं समराइज करूं, ठीक है जी, अगर मैं इसको समराइज करूं तो हमने क्या किया है कि एक तो मतलब चाहे आप बुक कोई भी फॉलो करो, जैसे अगर आप आईसीए की फॉलो कर रहे हो या कोई और ऑथर की कर रहे हो फॉलो, है ना। मैम मेरी बहुत बैड, कोई बात नहीं रिद्धि, मेरे से बुरी तो नहीं हुई, देख लो मैंने क्या कीड़ियां मारी हुई है, देख रहे हो मेरी राइटिंग, है ना, मतलब मेरी ना डे बाय डे गंदी होती जा रही है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसी को ही अच्छे से बना देंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं हमने, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने हैं। बुक चाहे जो मर्जी, उसको चाहे आईसीआई की या अदर बुक का फॉलो करे, ठीक है। एंड उसमें आप क्या कर सकते हो, उसी में आप क्या कर सकते हो, मार्किंग्स कर सकते हो, मतलब आपने हाईलाइट कर लिया, कलरफुल बना लिया, ठीक है, और उसी में नोटिंग्स कर ली, नोट्स बना लिया, ठीक है, या आप अलग से भी अपने नोट्स बना सकते हो, वो किया, ठीक है। फिर कुछ अपनी 1 पेज की कुछ समरी सी बना ली, ये सब। अच्छा, कुछ बच्चे जैसे अगर बाहर से हेल्प लेते हैं, है ना, तो मतलब वही दो ऑप्शन है, ये चीजें आप खुद भी कर सकते हो या बाहर किसी से गाइडेंस भी ले सकते हो, ये चीज है। मैम कभी कभी 2-3 मार्क्स के लिए कंटेंट ज्यादा होता है, बट 5-6 के लिए नहीं, देन व्हाट टू डू डियर, ये ना सोली उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रोविजन लॉ को पहले समझा कैसे है। कभी भी ब्लैंक मत छोड़ के आओ, जो जो भी प्रोविजन आपको लग रहा है ना उस क्वेश्चन में अप्लाई होंगी, सब लिख डालो, पर ब्लैंक मत छोड़ो, एटलीस्ट जीरो तो नहीं मिलेगा ना आपको, ठीक है। कई बार हमें होता है यार ये भी प्रोविजन लग रही है, ये भी लग रही है, छोड़ के मत आओ, जो जो लग रहा है ना आपको प्रोविजन अप्लाई होनी है लगा दो उसके, कुछ तो नंबर मिलेंगे, छोड़ के नहीं आना, ठीक है जी। और कई बार जैसे वही है ना, पेपर पैटर्न की वेट करें, 1 नंबर 2 नंबर के लिए कितना लिखना होता है ना, हमने उतना लिखना है कि ताकि बाकी पेपर भी कंप्लीट हो जाए, ये भी चीजों का ध्यान रखना है हमने, ठीक है जी। ये हो गया, ओके लिया, तो बुक के बारे में बात की, नोट समरी, तो ये चाहे आप खुद से करो सेल्फ या हेल्प, है ना, सेल्फ या हेल्प, है ना, मतलब खुद से कर रहे हो या किसी और की हेल्प लेकर कर रहे हो, है ना, मतलब आपकी मर्जी है।
ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद हमने क्या किया, ये लॉ समझने वाला पार्ट था, फिर अप्लाई कैसे करेंगे उसके बाद क्वेश्चंस की बच्चों प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चंस में अप्लाई करना आ गया है ना, फिर उसके बाद हम रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे, रिटर्न लिखकर देखेंगे आंसर। अब चाहे ये आप खुद से मतलब एक एक रैंडमली, ये चाहे आप अब रैंडमली लिखो आंसर और चेक करवाओ, है ना, या हम प्रॉपर टेस्ट दिया करेंगे। अब टेस्ट भी देखो चैप्टर वाइज भी हो सकते हैं, चैप्टर वाइज जैसे एक एक चैप्टर वाइज हो गया, या दो दो तीन तीन चार चार चैप्टर का एक साथ हो गया। ठीक है, और साथ में क्या देने होते हैं, फुल सिलेबस टेस्ट भी जरूर दो, ताकि आपको पता चले फुल सिलेबस में से किसी भी टॉपिक में से आ गया, आपको पता चले कि लॉ कौन से टॉपिक में से आया, अप्लाई कैसे करना। ठीक है जी, तो ये किया हमने। ठीक है जी, और इसी में ही आपको पता चलेगा कि टाइम कैसे मैनेज करना है और आंसर कैसे लिखना है ना, और वो हमने वो प्रेजेंटेशन वाला पार्ट भी कर लिया। ठीक है जी, और आपको मैंने वो मार्किंग्स वाला बताया था कि आप ना जरूर वो, जैसे ग्रीन कलर मैंने रखा हुआ है न्यूमेरिक लिमिट्स के लिए, बहुत फायदेमंद है ना, कीवर्ड्स के लिए जैसे मैंने रखा हुआ है क्या, येलो कलर। और बाकी जो आपको फॉर्म्स हैं उसके लिए अलग कलर रख लो। ठीक है, और जैसे हेडिंग्स हैं थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए हम हेडिंग्स को भी रख सकते हो, कोई और कलर ले लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, ये हो गया मैम, राइटिंग समझ आनी चाहिए, बस राइटिंग मैटर नहीं करती है। बिल्कुल ठीक रिद्धि, बिल्कुल ठीक। हैंड राइटिंग जैसे मर्जी हो, समझ आनी चाहिए बस सामने वाले। ठीक है जी, तो वो इशू होगा कि अब भाई अगर लिखे है, कॉन्सेप्ट भी सब पता है, अगर समझ ही ना आए, है ना, वो वैसी हैंड राइटिंग होनी चाहिए कि समझ आ जाए सामने वाले, है ना। पर इतना भी हमने वो सजा सजा के, वो ऐसा नहीं होता कि हमने सजा सजा के लिखे कीवर्ड जो पेंसिल के उसी से फटाफट कर दो, बच्चे पेंसिल घटना शुरू हो जाते हैं, उससे करना टाइम वेस्ट होता है बच्चों, पेपर नहीं कंप्लीट हो पाता फिर। ठीक है जी, तो बच्चों ये तो था मेरी तरफ से। ठीक है, जो कुछ कॉमन क्वेरीज आ रही थी बच्चों की। ठीक है, अब आप बताओ इंडिविजुअली क्या क्या है, अगर कुछ और है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो कुछ अगर इंडिविजुअल है तो वो कर लेंगे डिस्कस यहाँ पे या कॉल पे। अब बताओ कुछ है किसी के और डाउट्स, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। हाँ जी रिद्धि, रिद्धि भरत अभिषेक ईशा लिया, समझ आया जो हमने किया आज, बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, यस थैंक यू, मैम। आपने बहुत मस्त खाई। ठीक है, बाकी बच्चों आई एम ऑलवेज देयर। ठीक है, सीएच की पूरी टीम आपके साथ है। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट वाइड वो मेंटरिंग सेशंस चल रहे हैं। ठीक है, बाकी लॉ से रिलेटेड आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, कोई भी गाइडेंस चाहिए, अगर आप लोकल हो तो चाहे हमारे पास मेरे को मिल ही लेना, अगर दूर हो कहीं तो कोई बात नहीं, हम कॉल पे कनेक्ट कर लेंगे या जूम मीटिंग ऐसे कर लेंगे। ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर। अगर मैं 1 या 2% भी आपके करियर में लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ना। मतलब मेरे पेरेंट्स ने यही सिखाया कि अगर जितना हो सके आप कंट्रीब्यूट करो, है ना। आप भी अब सीए बनो फटाफट से, फिर आप भी गिव बैक टू द सोसाइटी, कुछ ना कुछ वे में जरूर आप हेल्प करना सोसाइटी की, गिव बैक करना। हम हमेशा लेते रहते हैं, देते नहीं है ना। तो एक ये चीज है। एंड बाकी बच्चों अपनी पढ़ाई को ऐसे बनाओ, इंटरेस्टिंग बनाओ अपनी पढ़ाई को। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने का मन करे, नॉट ओनली लॉ, सभी सब्जेक्ट्स को आप इंटरेस्टिंग बनाओ, मन करे पढ़ने का, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस, टेस्ट होने चाहिए। ये सारी चीजें जब होंगी तो क्यों नहीं क्लियर होगा, है ना। यही नहीं बच्चे ध्यान देते, बस लगे होते हैं लास्ट डे तक सिलेबस नहीं खत्म हो रहा होता, फिर पता नहीं होता, छोड़ रहे होते हैं इतने टॉपिक्स। तो वो नौबत ना है, तो फर्स्ट डे से ही बच्चों अपनी प्रॉपर प्लानिंग करके चलो कि वो एक छुट्टी में हमने कैसे सिलेबस करना है, उसकी प्लानिंग फर्स्ट डे से चलती है। ठीक है, अपना प्रॉपर प्लान बनाओ। ठीक है, और मतलब अगर नहीं पता चलता बच्चों, अब हम हैं ना किस लिए हैं, हम अगर हम गाइड ही ना करें तो क्या फायदा हमारे सी होने का। ठीक है, आपको आपको नहीं सब अभी भी समझ आ रहा तो आप पूछो, गाइडेंस लो हमारे से। ठीक है, वी आर ऑलवेज देयर। ठीक है, बस अच्छे से पढ़ो बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छी ये आपकी शुरुआत हो रही है, बहुत अच्छी एक ना रिस्पेक्टफुल। ठीक है, मतलब बहुत रिप्यूटेड एक ये हमारी सीए डिग्री है। ये जो 2 लेटर्स है बड़ी मेहनत से लगते हैं सबके नाम के पहले, है ना। मतलब मेरे नाम के पहले भी ये जब 2 लेटर्स लगे थे, मतलब मैं अब भी बहुत प्राउड फील होती हूँ, बेशक बहुत साल पहले की बात है, पर आई फील सो प्राउड। एंड सबके नाम के पहले ये रिद्धि भरत अभिषेक ईशा लिया, सबके नाम के पहले ये 2 लेटर्स बहुत जल्द लगेंगे। बस अपनी पढ़ाई अच्छे से, वर्क हार्ड स्मार्टली। ठीक है, अच्छे से सही दिशा में सही प्लान बना के, एक प्लानिंग
अच्छे से होनी चाहिए, एक विल पावर होनी चाहिए कि कितनी बुरी तरह आप चाह रहे हो सीए बनना। तीसरा पेशेंस होना चाहिए आपके पास। ठीक है जी। तो ये चीजें ध्यान में रखो, बहुत कई बार हमारी सीए वाली लाइफ में ना अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। ठीक है जी। तो बस थोड़ा सा सेल्फ मोटिवेट करते रहना चाहिए अपने आप को, है ना। फैमिली की सपोर्ट है, कुछ अच्छे दोस्त हैं, है ना, खुद ये चीजें, ये लोग हैं तो थोड़ी सी अच्छी जर्नी ये चलती है। आपकी फैमिली की सपोर्ट, कुछ अच्छे दोस्त मिल जाए, है ना, तो आपकी ये जर्नी अच्छे से चलती है। ठीक है। अब देखो, आप अपनी जर्नी में मेरे को भी शामिल कर सकते हो, है ना। कुछ आपको कभी मोटिवेशन, कई बार डिमोटिवेट हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, है ना। वी कैन ऑलवेज गाइड यू टू द करेक्ट पाथ, है ना। तो मैं जैसे कई बार बहुत वो लो फील होती थी या कुछ होती थी, अप्स एंड डाउन आते रहते, मैं अपने आप को ये बोलती थी अनाहिता कि रोना नहीं, परेशान नहीं होना, हार नहीं मानी, सीए तो बन के ही रहना। हमेशा यही बोलती रहती थी अपने आप। ठीक है। तो ये बहुत चीजें हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं। और ना, बच्चों का कॉल आता है कि मैम पेपर दे दिए, रिजल्ट अगर ना क्लियर हुआ, मैं बोलती थी अगर क्लियर हो गया तो आप एक ही वे से क्यों सोचते हो, है ना। पॉजिटिव थोड़ी सोच ले आओ अपने आप में, है ना। और अगर नहीं हुआ पिछली बार, आप और मेहनत करेंगे सही डायरेक्शन में, अब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और थोड़े से पॉजिटिव थॉट्स देते रहा करो। ठीक है। मैं ना हमेशा यही सोचती थी कि जब वो सीए वाला रिजल्ट आएगा ना, आपने कभी ये सोची है ऐसी चीजें कि जैसे वो सीए वाला जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, मैं ये सोचती होती थी यार, जब ये सीए वाला वो पास वाला रिजल्ट आएगा, मतलब आप कभी ये इमेजिन, मतलब थोड़ी सी ना पॉजिटिविटी लाओ अपने आप में, है ना। सीए में बहुत जरूरत है। थोड़ा सा सोच के देखना, जब अभी जैसे कुछ बच्चों ने फाउंडेशन दिया है या कुछ डायरेक्ट एंट्री रूट से, अब आप इंटर दोगे, फिर फाइनल, है ना, फिर आपकी फाउंडेशन वाली पास वाली आई थी, अब आप इंटर में या जैसे डायरेक्ट एंट्री से हो, अब आप इंटर वाली पास आएगी, फिर फाइनल वाली पास वाली मार्कशीट आएगी। आप वो इमेजिन करो वो दिन, जिस दिन आपका रिजल्ट आया, है ना, और पास पास लिखा हुआ है आपकी मार्कशीट पे, आप सीए बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट नाम के पहले दो लेटर्स लगे। आप वो दिन इमेजिन करके देखो, आपके पेरेंट्स आपको देख कैसे रहे होंगे उस दिन। जरा कभी आपने इमेजिन किया है? आपके पेरेंट्स को आपसे पैसे नहीं चाहिए, वो बस चाहते हैं आप अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ। वो इमेजिन करो दिन कि आपके पेरेंट्स आपको कितना प्राउडली उस दिन देख रहे होंगे। ठीक है। मुझे आज भी वो दिन याद है जिस दिन मेरा वो पास वाला सीए फाइनल वाला आया था मार्कशीट। मतलब मतलब हम सभी रो रहे थे, मेरे पेरेंट्स इतने खुश थे, सब रो रहे थे, मैं भी रो रही थी। मतलब हमारे घर की ना दिवाली उस दिन थी। आपको पता है ना, कई बार हमारे पेपर भी दिवाली में आ जाते हैं, इतने हम सेक्रीफाइसेस करते हैं अपनी सीए में, है ना। कोई किसी की शादी पे नहीं जाते, है ना, या कुछ, मतलब इतनी सारी चीजें हम चीजें पीछे छोड़ देते हैं वो। तो हमारे घर के सब फेस्टिवल उस दिन थे जिस दिन मैं सीए बनी थी। मतलब आगे पीछे नहीं मिठाइयां बंटती थी, उस दिन मिठाई बांटी जा रही थी, मतलब इतने खुश थे पेरेंट्स, मिठाइयां बांट रहे थे कि बेटी सीए बन गई, है ना। तो वो इमेजिन करो वो दिन कि कितना वो खुशी वाला दिन होगा, कितना प्राउडली आपके पेरेंट्स आपको देख रहे होंगे उस दिन। सच में, सच में। एंड वी आर ब्लेस्ड, हम इतने ब्लेस्ड, इतना जो चीजें हैं ना हमारे पास, हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। मैं एक एनजीओ में ना, इधर हमारा चंडीगढ़ में एनजीओ, वहां पे मैं बहुत पुअर बैकग्राउंड से बच्चे ना वहां पे आते हैं पढ़ने, वहां जाती थी सेशंस लेने। तो वहां पे एनजीओ था, फ्री में बच्चों को पढ़ाते थे वहां पे। मतलब कुछ वहां तो आपके मोबाइल्स में आप देखो, ये जूम के थ्रू आपके पास इंटरनेट है तभी हो ना यहाँ पर, आप बताओ, तभी हो ना। आपके मोबाइल में मोबाइल डाटा है, घर में वाईफाई है। वो बच्चों के पास मतलब वो वाईफाई मोबाइल डाटा तो दूर की बात है, घरों में मोबाइल ही नहीं है कईयों के। कोविड में आप सबकी पढ़ाई ऑनलाइन चल रही थी, उनकी तो बंद हो गई थी बेचारे बच्चों। कईयों के पेरेंट्स नहीं है। तो आप देखो, चाहे इंटरनेट है वो भी ब्लेसिंग है हमारे लिए, हमारे पेरेंट्स हैं वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास पेरेंट्स है, हमने भगवान ही देखा, हमारे भगवान है वो। ठीक है। तो ऑलवेज बी ग्रेटफुल, जो आपकी चीजें जो आपके पास है, पेरेंट्स है आपके पास, जो भी चीजें आपके पास है। ठीक है। एक एम बनाओ, क्यों करना चाह रहे हो आप सी, है ना, क्यों करना चाह, एक एम बनाओ, क्यों करना चाह रहे हो अपने लिए, क्यों करना चाह रहे हो, मतलब अपने पेरेंट्स के लिए प्राउड फील करने के लिए करना चाह रहे हो, या आपके बहुत सारे ड्रीम्स है वो पूरा करने के लिए आप करना चाह रहे हो। तो कुछ एम बनाओ, कुछ पॉजिटिव थॉट्स दो। ठीक है। ये मैं सोचती होती थी, मैं ना पता है क्या और क्या करती थी, मतलब ये ना सेशन और बहुत लंबा चला जाएगा, कोई बात नहीं, कभी और फिर बात कर लेंगे। एक दो चीज और शेयर करना चाहती हूँ। मैं जहाँ पढ़ती होती थी ना, अपने सामने एक मेरा एक फेवरेट कोट होता था, वो लगा देती थी, और अपनी खुद की मार्कशीट बना के लगा देती थी। मैंने मार्कशीट खुद अपने नंबर 60+ दे दे के, कुछ किसी में कोई नंबर किसी सब्जेक्ट में कुछ, और वो मार्कशीट पे सीएन आहिता जैन लिख के,
अपनी खुद की मार्कशीट बना के लगा देती थी सामने कि मेरे को एक मोटिवेशन दे। ठीक है, मतलब अगर आपको मैं ना, और मैं क्या बोलती हूँ, हाँ, कॉन्वोकेशन पता है ना? आपको शौक है क्या कॉन्वोकेशन पे वो गाउन डाल के कॉन्वोकेशन वाली, है ना, यस डिग्री मैम। मिलेगी, वो हैट ऐसे उड़ाओगे, है ना? तो ये कुछ चीजें पॉजिटिव डाला करो कि जिस दिन सीए बनोगे फिर आपकी कॉन्वोकेशन होगी, आपको वो डिग्री मिलेगी, है ना, फिर हम सोशल मीडिया पे डालेंगे, है ना, तो मतलब कितनी वो खुशी वाले दिन होंगे। तो वो दिन ना बड़ी मेहनत से और मुश्किल से आता है। बस कभी हार मत मानना। ठीक है, अब जो चीज शुरू की है ना उसको खत्म करके रहना सभी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, और बस मुझे याद कर लेना कभी ना कभी, कभी भी जरूरत पड़े। ठीक है, आप कभी भी याद कर लो, मुझे कांटेक्ट कर लो। ठीक है, किसी भी में अगर हम आपकी हेल्प कर पाए, वी आर ऑलवेज देयर। ठीक है, और अगर मैं अपनी जर्नी आपको एक लाइन में अगर समराइज करूँ ना, मतलब इस पे मैं अलग से सेशन भी दे सकती हूँ सच में अपनी जर्नी के ऊपर। तो अगर मैं आपको अपनी जर्नी एक लाइन में समराइज करूँ, मतलब ऐसा क्या नहीं था इस धरती पे जो मैंने ट्राई ना किया हो, ये दो लेटर्स अपने नाम के पहले लगवाने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं था इस धरती पे, सब ट्राई कर डाला था। ठीक है, मतलब एक वे ट्राई किया, वो नहीं वर्क किया, फिर दूसरा किया, दूसरा नहीं वर्क किया, तीसरा, फिर मतलब मैं करती गई ट्राई जब तक नाम के पहले दो लेटर्स ना लगे। एंड अगर आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग है ना, कि ये बन के रहना, तो वो वेज अपने आप सूझते हैं आपको कि ये भी कर लो, ये भी ट्राई कर लो, ये भी ट्राई कर लो, है ना? तो मतलब करते रहो कुछ ना कुछ जरूर आप ट्राई। ठीक है, तो ये थी, आपको समराइज किया अपनी जर्नी, तो मतलब सच में बहुत बड़ा दिन है। मतलब वो दिन बहुत दिनों की मेहनत के बाद आता, पर आएगा सबकी लाइफ, एंड बहुत प्रेशियस मोमेंट होगा आपके और आपके पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए, है ना? चलो फिर, और किसी का कोई डाउट यहाँ पर? आई होप काफी चीजें हमने कवर की एंड आपको अच्छा लगा हो सेशन, यूजफुल रहा हो आपके लिए। ठीक है, और किसी का कोई डाउट यहाँ पर? चलो ठीक है, फिर हम यही सेशन अपना वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, फिर हम मिलेंगे, देखते हैं अब। कभी भी आप कोई बात नहीं, कांटेक्ट कर लेना कुछ भी डाउट हो। ठीक है, ऑलवेज देयर फॉर यू ऑल। ठीक है, अच्छा, बच्चों के चैट्स आ रखे हैं, एक मिनट। अच्छा, मैंने चैट्स देखे नहीं, आपके कहाँ पे थे? एक मिनट, कुछ यहाँ पर। अच्छा अच्छा, रिद्धि थैंक यू। और हाँ अभिषेक, आप अपना मतलब वो, अगर वो देखना पड़ेगा ना आपको, अगर कंपनीज एक्ट उठा रहे हो तो फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, अदर लॉ का आपका थर्ड हो गया। ठीक है, मतलब आप कोई भी एक टॉपिक से अपना स्टार्ट कर लो, चाहे कंपनीज एक्ट उठा लो, है ना? और ऐसा कुछ नहीं है कि आपने अगर कंपनीज एक्ट के 11 चैप्टर एक बार में ही करनी है। उसमें से जैसे फर्स्ट चैप्टर उठा लिया, सेकंड उठा लिया अपना डिविडेंड वाला, है ना, फिर कुछ चैप्टर्स कंपनीज एक्ट के कर लिए, फिर अगर बोर हो गए फिर दूसरा मॉड्यूल पे शिफ्ट हो गए। ऐसे कर सकते हो, वो कोई बात नहीं, आपको बता दूंगी, कोई बात। ठीक है, मैं चंडीगढ़ से हूँ, रिद्धि। अभिषेक कोई बात नहीं, आप चाहे एक बार कांटेक्ट कर लेना, हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि आपको कैसे सेल्फ स्टडी स्टार्ट करनी है। आप चाहे कॉर्पोरेट लॉ कर लो, मतलब ये ना अपना इंटरेस्ट की बात होती है। मेरे को ना कॉर्पोरेट लॉ ज्यादा अच्छा लगता है, कंपनीज एक्ट ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने बच्चों को पढ़ाया भी कंपनीज एक्ट पहले, फिर ना वो इतना बड़ा था, फिर हम बोर हो गए थे, फिर हम अदर लॉज पे शिफ्ट आ गए, शिफ्ट कर लिया हमने। अब उसके कुछ चैप्टर करेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे कंपनीज एक्ट पे, ऐसे होता है। ठीक है, देन यहाँ पर रिद्धि पूछी, मैम डेली एटलीस्ट कितने सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और टाइमिंग? डियर, ये टोटली ना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, कई कहते हैं हम एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाते हैं, हम दो सब्जेक्ट डेली पढ़ा करेंगे, कई तीन भी पैरेलल चला रहे होते हैं, कई चार भी चला रहे होते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पर अगर मैं आपको अपना बताऊं, ठीक है जी, और एक बार और देख लूं डाउट्स क्या है, फिर आप मुझे तो आपको याद करके वो लड्डू वाली गेम। अच्छा ईशा, अच्छा याद है। चलिए यार, ओके। हाँ, मैं ये बोल रही थी रिधि, मैं जब पढ़ती होती थी, मेरे को होता था कि मैं दो सब्जेक्ट चलाऊं पैरेलल, मेरे से एक से बोर हो जाती थी, दो से ज्यादा मेरे लिए बहुत ज्यादा लगती थी। पर ये टोटली आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, पिकअप स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, और ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है। मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रही हूँ, पर ये नहीं कि मतलब
सेम टू सेम आप वो आपके लिए भी, मतलब आपको अपने लिए बेस्ट पता है कि आपकी पिकअप स्पीड क्या है, या आपको आप कितने सब्जेक्ट पिक कर सकते हो। मैंने अपने पूरे दिन को 2 सब्जेक्ट्स में डिवाइड करती होती थी मैं तो। ठीक है, जैसे सुबह आधा दिन अपना थ्योरी सब्जेक्ट कर लिया, उसके बाद अपना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठा लिया। तो ऐसे कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे वेज हैं। अगर आपको लगेगा 2 सब्जेक्ट से भी मैं बोर होगी, फिर तीसरा भी फिट कर सकते हैं, पूरे दिन को 3 में डिवाइड कर लो। मैंने जैसे 2 सब्जेक्ट के लिए पूरे दिन को 2 में डिवाइड कर लिया था। ठीक है, और देखो, और ऐसा ना फिक्स्ड नहीं है। आप पहले बैठोगे पढ़ने, आपसे ज्यादा देर बैठा नहीं जाएगा, धीरे धीरे फ्लो बनता है आपका। धीरे धीरे सिटिंग आवर्स बढ़ते हैं आपके, ये नहीं कि पहले दिन ही आप बोल दो कि घंटों बैठ जाओ, धीरे धीरे आपकी सिटिंग बनती है। तो शुरू तो करो ना बैठना, तभी सिटिंग बनेगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? बोलो जी बोलो। और कोई क्वेश्चन किसी का? रिद्धि, भरत, अभिषेक, ईशा, लिया, और कोई क्वेश्चन किसी का? सारे क्लियर हो गए मैम। ओके जी, 1 मिनट। ठीक है जी। ठीक है, चलो फिर। अगर आपको अच्छा लगा सेशन, आप कुछ फीडबैक दे सकते हो मुझे, है ना? चाहे आप सभी हो मेंटरिंग सेशन वाले ग्रुप में वैसे। रिद्धि, भरत, अभिषेक, ईशा, लिया, आप हो सभी मेंटरिंग सेशन वाले ग्रुप में? है इधर सभी कि नहीं? अच्छा। कौन? अच्छा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। चाहे आप पर्सनली मुझे, चाहे ग्रुप में, अगर अच्छा लगा आप फीडबैक दे सकते हो। ठीक है, एंड स्टे कनेक्टेड बच्चों। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, कुछ भी कभी भी किसी को गाइडेंस की जरूरत है, कभी भी आप कांटेक्ट कर लो। अच्छा रिद्धि, आप नहीं हो? ठीक है रिद्धि, आप ऐसा करो, मैं अपना नंबर बता रही हूँ, आप मुझे उस पर मैसेज कर दो। ठीक है जी, आप उस पर मुझे मैसेज कर दो, मैं एक बार डाल भी देती हूँ अपना नंबर, ये लो। मैं अपना नेम और नंबर इसमें डाल रही हूँ, आप मुझे उस पर मैसेज कर दो। मैं आपको ऐड कर देती हूँ ग्रुप में, ताकि और भी जैसे भी जो सेशंस होंगे फिर वो पता चलते जाएंगे आप। ठीक है, दिस इज माई नेम एंड नंबर। ठीक है जी। तो दुआओं में याद रख लेना, कभी अलविदा मत कहना। ठीक है, भूलना मत। ठीक है जी। एंड बस फटाफट से पढ़ो, क्लियर करो अपनी पढ़ाई पहले इंटर की, है ना? जिन्होंने फाउंडेशन दी है उनका फटाफट से हो जाएगा, फिर इंटर हो जाएगा, फिर फाइनल आर्टिकलशिप ट्रेनिंग रेगुलर करनी है सबने। ठीक है जी। तो अच्छी रहेगी आपकी जर्नी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय रिद्धि, भरत, अभिषेक, ईशा। सी यू ऑल बाय वेरी मैम। सून, बाय बाय बच्चों, बाय। बाय मैम। बाय जी, बाय बच्चों, बाय। मैम बहुत अच्छा किया आपने। जी अच्छा, आप हो अभी? बोलो जी बोलो। हाँ जी। कौन बोल रहा था? रिद्धि या मैम ईशा? हाँ जी रिद्धि बोलो। मैम, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। अच्छा, ठीक है, आपको कहाँ से पता चला वैसे ये सेशन के बारे में? आप ग्रुप में भी नहीं थे? ऑनलाइन अभिषेक जो नहीं है उससे पता चलता अच्छा, ऑनलाइन अभिषेक। है। ये अच्छा, जो अभी, टेलीग्राम पे पता। अच्छा अच्छा अच्छा, टेलीग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जो हमारा वो सी एज का है, वो वाले में? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है रिद्धि, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू रिद्धि, अनीशा, ओके जी, ओके। बाय बच्चों, बाय। ओके, थैंक यू अभिषेक, ओके।